चलिए, बहुत अच्छा बकवास कर लेते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीक पूजा अर्चना सृष्टि सब में निकल गया हम लोग का, मतलब भगवान सृष्टि है यार, और क्या है। पूजा अर्चना सब में निकल गया। अब आ जाओ, अब हम लोग आराधना करें पढ़ाई की। आइए, ऑनलाइन में वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? सबके साथ खांसी वगैरह चल रहा है भैया? मेरा तो लास्ट वीक से इतना तबीयत खराब है ना, माथा खराब कर देता। घर पे शादी है, मेरे मामा के लड़के का शादी है, हम ना कुछ सही से खा पाया ना पी पाया, कुछ नहीं कर पाया। सैड लाइफ। मतलब ऐसे मेरे को शादी में कोई बुलाता नहीं है, और जब बुलाया तो हम खा नहीं पाए। बताओ, वो मायके गई हुई है, और नहीं। हम बुला के तुम लोग के सामने भेजेंगे कि ये लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों तुम लोग उसको बदनाम करता है? चलो, वो बहुत बहुत अच्छी है, बस बीवी की तरह है। बीवी की तरह मतलब शी इज बीवी, और वो बीवी की तरह ही है। चल, बातचीत बंद। लास्ट क्लास हमने इनकम एक्सपेंस कैपिटल, सॉरी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल डिस्कशन कंप्लीट कर दिया। इनकम एक्सपेंसेस के डिस्कशन में आ चुके थे, डिस्कशन कर रहे थे, लिखा वगैरह कुछ नहीं था। एक सीए इंटर एग्जाम का क्वेश्चन भी बनाया था हमने, जो अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर क्वेश्चन था। आज हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्कस करके बेसिक्स को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर। अब सिलेबस क्या है क्या नहीं है मतलब नहीं है, लेट्स स्टार्ट, जो होगा देखा जाएगा। वी वेटेड टिल 19 तक वेट किए, तो बोला फरवरी में देखेंगे। ये बड़ा ही खराब काम किया, ठीक है कोई बात नहीं। सुनना, इनकम, इनकम में हमने बोला इनकम आर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस। बिजनेस में रिसोर्सेज का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है रिसोर्सेज का, रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स इन द बिजनेस। जो हम लोग बिजनेस में एसेट्स वगैरह यूज करते हैं, उसके एसेट के यूज करने के रिजल्ट से हम लोगों को जो इनफ्लोज हो रहा है, विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन। अगर कोई इनफ्लो के साथ साथ कोई ऑब्लिगेशन भी आता है, तो फिर वो इनफ्लो लाइबिलिटी बन जाता है, वो इनकम नहीं है। ये बेसिक एक डेफिनेशन है इनकम किसको बोलते हैं। बिजनेस में इनफ्लोज कैसे हो रहा है, बिजनेस के एसेट्स को यूज करके हो रहा है, एंड नंबर 3 इसके साथ साथ ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है। ध्यान से समझना। बट अकाउंटिंग में इनकम का डेफिनेशन थोड़ा सा इंप्रूव्ड डेफिनेशन अगर बात करूं तो क्या दिया गया, इनकम रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कैपिटल अदरवाइज देन बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के कारण कैपिटल बढ़ता है तो वो इनकम। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज नेवर एन इनकम फॉर द बिजनेस। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज नेवर एन इनकम फॉर द बिजनेस। वो मालिक ने पैसा अपने पॉकेट से लगाया है, जो हमें उसे फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम। इसको छोड़ के सारे इनफ्लोज जिससे या तो एसेट्स इंक्रीज करे या लाइबिलिटीज डिक्रीज करे, दे विल बी ट्रीटेड एज इनकम। एग्जाम्पल के लिए, हमने बिजनेस का गुड सेल किया, बिजनेस में गुड सेल किया। अब गुड सेल करके जो हमारे पास इनफ्लोज आ रहे हैं वो हमारी इनकम मानी जाएगी। सर गुड सेल करने से सर एसेट इंक्रीज कैसे हुआ? आप नॉर्मली गुड्स जो सेल करते हो वो जितने में खरीदते हो उतने में करते हो या उससे ज्यादा दाम पे करते हो? ज्यादा दाम पे। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मैं पेन का बिजनेस करता हूं, पेन की ट्रेडिंग करता हूं। मैंने 4 रुपए में पेन खरीदा, मैं बाजार में 5 रुपए में पेन बेचता हूं। अब जब 4 रुपए में पेन खरीद के 5 रुपए में पेन बेचा, अल्टीमेट रिजल्ट मेरे एसेट लाइबिलिटीज में क्या हुआ? नंबर 1, 4 रुपए से कैश बढ़ेगा, हाँ या ना? सॉरी, 5 रुपए से कैश बढ़ेगा, 5 रुपए से जो मेरे पास आया, 4 रुपए का स्टॉक कम होगा, तो नेट इंक्रीज एसेट में 1 रुपया का हुआ। ये जो मेरे को इनफ्लो हो रहा है जिससे मेरे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज ट्रीटेड एज एन इनकम। बट ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी जब सेल्स का अकाउंटिंग करते हैं ना,
हम लोग ऐसे 1 रुपया को इनकम नहीं दिखाते, हम लोग पूरे 5 रुपए को इनकम दिखाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो बोलता है कि जब भी रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करोगे वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे। तो मैं अगर 5 रुपए में पेन बेचा तो मैं सेल या इनकम कितने रुपए की दिखाऊंगा? 5 रुपए की दिखाऊंगा। तो सर वो 1 रुपया का जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज अ फाइनल रिजल्ट, वो हम लोग हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं बताते, वो सीधा ईयर एंड पे जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तब बताते हैं कि भैया 5 का सेल हुआ, 4 में खरीदा था, 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। वो कब बताते हैं? ईयर एंड पे। जब अकाउंटिंग की बात होती है ना तो हम कभी भी नहीं बोलते 1 रुपया का इनकम है, हम हमेशा बोलते हैं 5 रुपए का इनकम है। तो ये इनकम हो गया ऐसी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जिससे बिजनेस में कोई एसेट बढ़ेगा या कोई लाइबिलिटी गिरेगा। आप कोई भी इनकम का एग्जांपल लोगे ना, आपको हमेशा यही दिखाई देगा, हमेशा यही दिखाई देगा। तो कोई भी इनफ्लो जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। अब इनकम को ना मैं 3 टाइप्स से क्लासिफाई कर सकता हूं, 3 टाइप्स। पहला जो मेन इनकम होता है बिजनेस का, जिसको हम लोग सेल्स या रेवेन्यूज बोलते हैं, रेवेन्यूज। इसको डायरेक्ट इनकम भी बोला जाता है, डायरेक्ट इनकम, जिस चीज में हम डील करते हैं उससे आने वाले इनफ्लोज। जैसे अगर नवीन क्लासेस का डायरेक्ट इनकम के बारे में पूछो तो व्हाट इज द डायरेक्ट इनकम फॉर नवीन क्लासेस? ट्यूशन फीस रिसीव। जो हमको बच्चे से ट्यूशन फी रिसीव होती है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। क्यों डायरेक्ट इनकम है? सर आप इसी चीज का काम करते हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो टीचिंग की, उस टीचिंग सर्विसेज से जो आपके पास इनफ्लोज आ रहे हैं दे आर नोन एज डायरेक्ट इनकम और रेवेन्यूज। इसका नाम रेवेन्यूज भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, इसको आप सेल्स भी बोलते हैं, इसको आप डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। अब क्या हुआ, मेरे पास बच्चों से फीस आई, फीस से कुछ पैसा तो रेगुलर खर्चों में लग जाएगा, बैलेंस जो सरप्लस बचता है, मान लो मैंने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सर फिक्स डिपॉजिट क्यों किया? ताकि इंटरेस्ट वगैरह आते रहे। पैसा पड़े पड़े वेस्ट होने से अच्छा उसको ऐसी जगह डालो जहां से वो इंटरेस्ट वगैरह जनरेट कर सके। तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ। ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इट इज ऑल्सो एन इनकम, इनफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैश यूज करके ये इनफ्लो हुआ है, ये बिजनेस का इनकम है, बट इट इज नॉट डायरेक्ट इनकम क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम्स। जो बुक्स सेल करके, कोर्स सेल करके नवीन क्लासेस के पास इनकम आता है वो हो गया डायरेक्ट इनकम। जो इन्वेस्टमेंट से नवीन क्लासेस इनकम कमाता है वो हो गया इनडायरेक्ट इनकम। पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये दोनों ही इनकम आप बिजनेस के एसेट से ही जनरेट कर रहे हो। एक आपका कोर ऑपरेशन से आया हुआ इनफ्लोज है और दूसरा अदर देन कोर ऑपरेशन से आया हुआ इनफ्लोज है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना डॉक्यूमेंट कैमरा एक पड़ा हुआ आइडल, एक टीचर आए बोले ये डॉक्यूमेंट कैमरा हमको दे दीजिए। मैं बोला बिल्कुल दे देंगे, भाड़ा लगेगा। बोला कितना भाड़ा लेंगे? बोले महीने का 500 रुपया आप भाड़ा देंगे। बोला ठीक है सर, महीने का 500 रुपया भाड़ा देंगे, जितना दिन यूज करेंगे आपको भाड़ा देते जाएंगे और जिस दिन यूज नहीं करेंगे आपको लाके दे देंगे। मैं बोला ठीक है चल ले जा। पड़े पड़े क्या करेंगे, कम से कम देके भाड़ा तो कमा ले। 500 रुपया पर मंथ का भाड़ा आ रहा है। क्या ये इनकम भी आपके बिजनेस के एसेट से जनरेट हो रहा है? यस, बट ये आपका रेगुलर बेसिस का काम नहीं है। ये इनकम भी कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स होती है मेरे लिए। वहीं मान ले मेरा काम होता फाइनेंसिंग का, मेरा काम होता मैं लोन देता हूं लोगों को। नवीन क्लासेस का दो बिजनेस है, मैं बोल रहा हूं, मान लो पहला टीचिंग बिजनेस, दूसरा एक फाइनेंस बिजनेस भी हमने बना रखा है और हम अच्छा खासा करते हैं। मतलब तुम समझो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस बिजनेस 2% है, 50-50% हमारा काम चलता है। एक एंटिटी में 2 बिजनेस हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है। अब मैं उस फाइनेंस बिजनेस में लोगों को देकर इंटरेस्ट कमा रहा हूं, सर ये भी आपका मेन ऑपरेशन है। अगर ये मेन ऑपरेशन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो इंटरेस्ट इनकम दिखाई देना चाहिए। मतलब ये अब दिमाग में बैठा मत लो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ही आएगा। ज्यादातर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से डील करते हैं इसीलिए सेल्स दिखाई देता है, बट अगर कोई कंपनी का बिजनेस ही फाइनेंसिंग का हो तो वहां पे रेवेन्यू के अंदर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगा, जो वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से कमा रहे हैं। तीसरा इनकम होता है गेन्स। क्या इनकम? गेन्स कैसे अराइज होता है? बिजनेस में स्टॉक को छोड़ के अगर कोई दूसरा एसेट हायर वैल्यू पे आपने बेचा हो, रियलाइज किया हो, या कोई लायबिलिटी कम वैल्यू पर आपने सेटल कर दी हो, इसको हम लोग जनरली गेन्स बोल के रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मेरे पास वो डॉक्यूमेंट कैमरा पड़ा है, बुक्स में उसका वैल्यू 5000, बेचने निकले 5500 में बिक गया।
तो 500 रुपए का एक बुक में प्रॉफिट हुआ। ये जो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं गेन्स। गेन्स दो टाइप का होता है, एक विच अराइजेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल, ये जो मैंने एसेट बेचा, ये एसेट मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में होता है। सर आपका काम थोड़ी एसेट बेचना। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है, सुनना, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज में अगर कोई काम हो रहा है। क्या फिक्स्ड एसेट का रिप्लेसमेंट बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज का एक पार्ट है? बिल्कुल है। सर आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, 5 साल तक यूज होगा, 5वें साल के बाद आपको इसको रीसेल करना पड़ेगा, नया कैमरा लगाना पड़ेगा। सर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 4K आ जाएगा। सर अगर 4K आ जाएगा तो फिर ये कैमरा रख के फायदा नहीं, आपको अपनी रिकॉर्डिंग इनहांस करनी पड़ेगी। इन दैट केस मैं ये कैमरा बेचूंगा, हाँ या ना? तो क्या ये कैमरा मैं बेच रहा हूं बिजनेस के ऑपरेशंस कट डाउन करने के लिए? नहीं सर, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, बेच दिया, नया ले आए। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट अगर होता है ना, तो ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है। ये कोई आउटसाइड बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशन में ये काम आपको करना पड़ता है, ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन है। बट मान लो वही मैंने डिसाइड किया मैं 3 तल्ले का क्लासरूम बंद कर दूंगा और उसके सारे एसेट किसी को एक साथ बेच के आने हैं, क्या ये रेगुलर ऑपरेशन है? ये अदर देन नॉर्मल कोर्स हो गया। सर यहां आप अपने काम को, ऑपरेशंस को कट डाउन कर रहे हो कि आप बोल रहे हो अब लाइव क्लास में इतना आ नहीं रहा है तो मैं स्टूडियो में पढ़ाऊंगा और एक ही क्लासरूम रहेगी मेरी। ये ऑपरेशंस का कट डाउन कर रहे हो। अब इतना बड़ा सामान बेच के जब आप कोई प्रॉफिट वगैरह कमाओगे, वो गेन हम लोग बोलते हैं अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स। या मान लो मैं 2 बिजनेस करता हूं, एक बिजनेस पढ़ाने का, एक बिजनेस लोन वाला। मैं बोल रहा है पढ़ाने का बिजनेस बंद करेंगे और ये बिजनेस एज इट इज बेच देंगे बायजूस को। आकाश वगैरह बेच रहा है, आया ना, बड़े बड़े ब्रांड्स बिक रहे हैं। हमने भी बोला नवीन क्लासेस सोल्ड टू बायजूस फॉर 500 करोड़। फिर अपना आराम से गोवा में एक तो बंगलो लेके जीवन शांति से जिएंगे, उससे ज्यादा हमको कोई लालच नहीं है। रशिया नहीं, अपना गोवा ठीक है, गोवा में रशियन आते हैं तो उतना क्यों खर्चा करके जाए, गोवा अच्छा जगह है अपना। रशियन का आओ भगत कर रहे बोल रहे। आप सुनो, ऐसा बकवास बंद करो यार, हम कितना फ्लो में थे। अभी सुनो बात, सुनो, मैंने अपना पूरा नवीन क्लासेस का जो एजुकेशन वाला बिजनेस है बायजूस को सेल कर दिया फॉर 500 करोड़। क्या ये नॉर्मल कोर्स का काम था? नहीं, ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स हो गया। तो गेन भैया दोनों चीज से अराइज हो सकता है, ऑर्डिनरी कोर्स में भी अराइज हो सकता है और अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स में भी अराइज हो सकता है। रेवेन्यूज, अदर इनकम्स, जनरली दे कम फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ओनली, but gains may come from the assets of the business or may come from other than ordinary course of business, उसको भी गेन बोलेंगे। दूसरा फर्क, रेवेन्यू अदर इनकम्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड होते हैं। मैं अगर इंटरेस्ट 500 रुपया कमाया तो मैं इनकम 500 रुपया ही दिखाऊंगा, बट गेन्स हमेशा नेट अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं। गेन मतलब ही क्या होता है? गेन मतलब ही क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट। गेन मतलब ही नेट प्रॉफिट होता है। गेन हमेशा नेट वैल्यूज पे प्रेजेंट होता है, जबकि रेवेन्यूज एंड अदर इनकम हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे प्रेजेंट होता है। आज तक फिक्स्ड एसेट बेचते हो, मान लो 5000 का एसेट 5500 में बेचा, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5500, टू फिक्स्ड एसेट 5000, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 500, ये 500 रुपया गेन है। आप 5500 को इनकम नहीं बोल सकते। 5500 इज नॉट द इनकम। गुड्स सेल होता है तो जो टोटल पैसा आया दैट इज इनकम, बिकॉज दैट इज रेवेन्यू, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। बट ये जो एसेट बेच कर आपके पास 500 रुपया प्रॉफिट हुआ ना, आप 500 ही इनकम बोल सकते हो, आप 5500 को इनकम नहीं बोल सकते। हमेशा ध्यान रखो, नॉर्मल गुड्स को और दूसरे एसेट को डील करने का, अकाउंटिंग डील करने का अलग अलग तरीका होता है। गुड्स बेचोगे तो हमेशा रेवेन्यू कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा? ग्रॉस। मान लो 5500 में स्टॉक बेचा तो वो 5500 ही इनकम माना जाएगा। उसका प्रॉफिट ईयर एंड पे अलग से निकालेंगे, उसका प्रॉफिट हर ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट। बट अगर कोई एसेट बेचूंगा ना तो मैं उसका प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करूंगा नेट पे। हम लोग कभी 5500 को इनकम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 5000 का एसेट 5500 में बेचा तो इनकम 500 है। अब इस इनकम को हम लोग गेन नाम देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इनकम और गेन्स के बीच में। बट इनकम्स इंक्लूड्स गेन्स। जब आप पीएल के क्रेडिट, इनकम कहां जाती है? पीएल के क्रेडिट साइड में। जब आप देखोगे ना आपको तीनों चीजें दिखाई देंगी, रेवेन्यूज भी दिखाई देगा, अदर इनकम भी दिखाई देगा एंड गेन्स भी दिखाई देंगे। पहले बताइए ये बात क्लियर है क्या? ये सारे मेरे गेन्स हो गए। बैड डेट रिकवरी ये भी एक टाइप का गेन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। ये ऑर्डिनरी कोर्स है भैया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पहले बोला था पैसा नहीं देगा, मैंने उसको राइट ऑफ करके खत्म कर दिया, बाद में देखा पैसा आ गया,
तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाला गेन है। जनरली क्या करते हैं पता है, ऑर्डिनरी कोर्स में होने वाले गेन पीएल में जाते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बोलते हैं। अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स में होने वाली जो चीजें है ना, उनको कैपिटल प्रॉफिट्स बोल के जनरली कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने तुमको बोला बिजनेस बेचा और प्रॉफिट हुआ, तुमको सिखाऊंगा वो जो प्रॉफिट होता है ना वो पीएल में नहीं जाता है, वो चला जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो डे टू डे बिजनेस से आया हुआ इनकम नहीं है। बट चाहे वो कहीं पे भी जाए, वो है मेरा एक इनकम, है मेरा एक इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बिजनेस ही बेचेंगे तो बुक्स क्लोज करने का अकाउंटिंग करेंगे, बट मैंने क्या बोला, मेरा दो बिजनेस है, तो एक पूरा बिजनेस, नवीन क्लासेस पूरा बंद नहीं हुआ है, नवीन क्लासेस का एजुकेशन पार्ट बंद हो गया, लोन वाला तो अभी भी चल रहा है, तो हमको तो उसका अकाउंटिंग करना होगा ना बीच में। फिर तो अपना बुक्स ही क्लोज कर देंगे, फिर बुक्स ही क्लोज करके जो पैसा रहेगा मालिक में बांट के बंद कर देंगे। बोलो। देखो क्लासरूम पूरा बेचना इज जनरली नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। क्लासरूम पूरा बेच देना दैट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट। तो वो गेन होगा जो बेच के, वो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ही माना जाएगा, वो ऑर्डिनरी कोर्स नहीं माना जाएगा। आप एसेट्स रिप्लेस करते हो, आप क्लासरूम रिप्लेस नहीं करते हो। हाँ सर ऐसा किया, मान लो इस जगह पे था, ये जगह सही नहीं था, एक बार इसको बंद करके सेम चीज को नया जगह खोल लिया, तो हमने उसमें एसेट लाइबिलिटी बेचा ही, एज इट इज उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज अ रेगुलर कोर्स का काम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर कोर्स मतलब जो बिजनेस के डेली कंडीशंस में कोई चीजें होती है उनको बोलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब इसमें कोई चौंकने का बात नहीं है। एसेट रिप्लेस हुआ, इसमें कोई चौंकने का बात, सर ये होता है, नहीं करेंगे तो सर अपने क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 5 साल बाद सर कैमरा का हालत खराब होगा तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस कैसे चलाएंगे सर आप। तो वो ऑर्डिनरी कोर्स है। बट वही मैंने पूरा क्लासरूम बंद कर दिया, पूरा बिजनेस शटडाउन कर दिया, ये ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। पहले बताइए इनकम 3 टाइप का होता है, रेवेन्यू, अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। इनके बारे में पता रहेगा। चाहे कोई भी इनकम हो, अकाउंटिंग सेम होता है, बस रेवेन्यू, अदर इनकम एंड गेन्स का फर्क पता होना चाहिए। रेवेन्यू, अदर इनकम्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट, whereas gains are always recorded at net amount. Revenue, other income generally come from use of the assets of the business, whereas gains may come from use of asset or may not come from ordinary operations. कभी कोई पूछ ले तो बता देना, गेन्स इनकम का पार्ट माना गया है। गेन्स इनकम से अलग नहीं है, वो इनकम का पार्ट है, उसको भी आपको एज एन इनकम अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इनकम का अकाउंटिंग रूल बताइए। अगर इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट करेंगे, अगर कोई कारण से इनकम को कम करना है डेबिट करेंगे। तो इनकम जब रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट करेंगे, इनकम को कम करना है तो उसको डेबिट करेंगे। मैं कल बात कर रहा था आपसे लास्ट क्लास में, इनकम को कब रिकॉर्ड किया जाए, कब रिकॉर्ड किया जाए। इसके 3 बेसिस हो सकते हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। ये मैं इनकम एक्सपेंसेस का एक साथ पढ़ा सकता हूं, बट पहले इनकम के लिए बता रहा हूं तुमको। कैश बेसिस बोलता है कोई भी इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब उसका कैश रिसीव हो गया हो। मानो मैंने आयुष को गुड सेल किया, वो बोला भैया 3 दिन बाद पैसा दूंगा। जब सेल किया मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, कैश बेसिस। जब 3 दिन बाद पैसा आएगा ना तभी मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो मैं इनकम नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का आदमी हूं, रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम है, कंजर्वेटिव टाइप का आदमी हूं। जब मैं बोलता हूं जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, अक्रूवल बेसिस, जिस समय आपके पास राइट टू रिसीव इनकम आ गया, चाहे पैसा आया हो या अगर आपने माल बेच दिया और आपका लीगल राइट है कि आप उससे पैसा लेंगे, तब आप अपना इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने जिस दिन इसको माल बेचा उसी दिन मैंने सेल की एंट्री मार ली। मैंने बोला जब पैसा आएगा पैसा का रिकॉर्डिंग करेंगे, बट इनकम आज ही हो गया क्योंकि मैंने इसको माल बेच दिया है और मेरे पास राइट टू रिसीव मनी है फ्रॉम आयुष। अगर मेरे पास राइट टू रिसीव मनी है तो मैं इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूं। यहां पे थोड़ा हम कम कंजर्वेटिव हो गए। हम बोले भाई माल बेच दिया, इनकम लिख लो, पैसा तो आ ही जाएगा। बट हमेशा जब भी अक्रूवल यूज करेंगे थोड़ा प्रूडेंस साथ में रखेंगे। अगर मेरे को लग रहा है आयुष को माल तो बेच दिया बट ये पैसा देने से बहुत नानुकुर करता है, इसका हिस्ट्री है, ये पैसा मान लो नहीं देता है, इन दैट केस क्या करना चाहिए, भैया वेट कीजिए। जब तक आपको ऐसा सर्टेन ना लगे ना ये पैसा दे देगा, तब तक आपको एक बार इनकम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो सर माल क्यों बेचे, जरूरी था क्या माल बेचने का? अरे भाई मार्जिन दे रहा था। नॉर्मली 10 का माल जो हम 12 में बेच रहे थे, ये 20 में ले जाने के लिए रेडी था,
तो बिजनेस में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। मैं बोला साला आधा भी पैसा आ जाएगा तो टेंशन खत्म है, हाँ या ना, कभी कभी ये करना पड़ता है। या फिर ये बोला भैया बड़ा ऑर्डर देंगे, हम एक पार्टी के साथ सेटिंग कर रहे हैं भैया, अगर सेटिंग हो गया तो आपको मैं बोल रहा हूं 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर आएगा। मैं बोला यार चल ले, 50,000 रुपए का माल ही तो लेके जाएगा, क्या होगा 50,000 चला जाएगा, बट अगर क्लिक कर गया तो 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी तो आ सकता है। बिजनेस में आपको ये सब थोड़ा बहुत रिस्क लेना, बट अगर आप माल बेच रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया हो सकता है इससे पैसा ना आए, तो अक्रूवल बेसिस में भी ना थोड़ा कंजर्वेटिज्म रखना। अगर लग रहा है पैसा नहीं आए तो एक बार इनकम रिकॉर्ड करने का दरकार, उसको पोस्टपोन कर दो, वेट करो, जब आपको सर्टेनिटी हो जाए उस समय आप इनकम रिकॉर्ड कर लेना। मान ले सर लेके गया, पैसा नहीं दिया और सर देगा भी नहीं, तो अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, चोरी हो गया। अकाउंटिंग समझे क्या करना है। मान लीजिए माल चोरी हो गया, माल चला गया, उसका कुछ होने वाला, मान लीजिए बांट दिया फ्री सैंपल, अब क्या करें सर, नहीं आएगा तो क्या करें। प्रॉपरली हम लोग लॉस बोल के ही दिखाएंगे, बट अकाउंटिंग कैसे होगी, जैसे आप अब नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग करते हो कि भैया ये माल दिए तो थे बट इसका पैसा आने का कोई चांस नहीं है। बैट हम इसको डेटर ही नहीं बनाए थे, हम सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं किए थे, जब सेल्स रिकॉर्ड नहीं किए तो डेटर नहीं आया, जब डेटर रिकॉर्ड नहीं किए तो बैड डेट कैसे आएगा। अब बच्चा बोलेगा पहले से डेटर टू सेल्स करके फिर बैड डेट दिखा दीजिए, गलत है, मैं इनकम ही नहीं दिखा सकता। दिस मेक्स एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ योर इनकम, यू कैनॉट ओवर स्टेट योर इनकम्स। भैया प्रॉफिट पर तो वही इंपैक्ट रहेगा, लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, लोग सारे इनकम भी देखते हैं और एक्सपेंसेस भी देखते हैं। लोग इनकम से भी, आज जितने स्टार्टअप्स है इनका तो रेवेन्यू से ही इनका वैल्यूएशन होता है, थोड़ी प्रॉफिट से वैल्यूएशन होता है। प्रॉफिट से वैल्यूएशन होता तो सब नेगेटिव वैल्यूएशन होता। बोला प्रॉफिट आज मत सोचो, 20 साल बाद सोचो क्या होगा, बस वो हवा पुलाव बनाता है तुमको, एक तो ख्याली पुलाव बनेगा। सोचो 20 साल बाद सब लोग बायजूस से ही पढ़ेगा, इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़ से 200 करोड़ हुआ दिखाई देगा, उसमें 200 करोड़ में 50 करोड़ बच्चे होंगे, 50 करोड़ इंटू बाइजू का फीस होगा 1 लाख रुपए का। सोचो बाइजूस कितना कमाने वाला है। एक्चुअली दे शो दिस, ये आपको वैल्यू दिखाते हैं। वो उनका बुक्स देख के इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ही नहीं कतई। जो अकाउंट्स वाला बच्चा होगा ना, उनका बुक्स देख के इन्वेस्टमेंट नहीं, बोला माथा खराब है क्या, 3,000 करोड़ का लॉस है, पैसा लगाएंगे सब डूब जाएगा। बट उनकी वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे हैव, on the basis of their customer base, on the basis of advertisement they are doing, on the basis of future sale they can generate। आज क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो देखेंगे तो फिर उसका वैल्यूएशन ही नहीं होगा, फिर कोई खरीदना ही नहीं गया। बट हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर क्या चीज की, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस को सभी हमेशा यूज करते समय थोड़ा प्रूडेंस साथ में रखना पड़ेगा। कैश बेसिस में अलग से प्रूडेंस रखने का जरूरत नहीं, वो खुद ऑलरेडी बहुत प्रूडेंट है भाई। पैसा आएगा तब लिखेंगे, तो पैसा आएगा तब लिखेंगे, तब प्रूडेंस का क्या जरूरत है। बट अक्रूवल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं जब माल बेचा, हो सकता है फ्यूचर में पैसा ना आए, तो एक बार ये चेक कर लेना फ्यूचर में पैसा आने का सर्टेनिटी है या नहीं है, तो अभी रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। तीसरा होता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस बोला हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पर। कौन सा बेसिस पर, कैश बेसिस पर। तो इनकम को रिकॉर्ड करने का मैं अल्टीमेटली 2 बेसिस बताऊं, कैश अक्रूवल। कैश बोला जब पैसा आए तब इनकम लिखिएगा, अक्रूवल बोला जब माल बेच दिया तब इनकम लिख लो, क्योंकि राइट टू रिसीव इनकम हमारे पास आ गया। क्लियर है क्या बड़ा बात, यहां तक बात क्लियर है। सर एक बार बताओ ना, कैश बेसिस को यूज करता है क्या? सर सभी तो अक्रूवल यूज करते हैं, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी अकाउंटिंग किया है ना, अक्रूवल पे ही किया है। तुमने कभी कैश बेसिस फॉलो ही, तो सर रियल लाइफ में फॉलो होता है क्या? बिल्कुल फॉलो होता है। स्मॉल एंटिटीज करते हैं, सर्विस सेक्टर वाली एंटिटीज करती हैं, क्योंकि हमारे पास भैया पैसा आने का बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। आपने वो एक स्टोरी सुना होगा, एक शिप खराब हो गया था, सुने वो स्टोरी? बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाए, इंजीनियर्स को बोले ठीक करो, ठीक नहीं कर पाया। फिर एक बूढ़ा इंजीनियर क्या, बूढ़ा खाती को बुलाया, मतलब जो ये सब काम करता है लोहा वहा का, उसको बुलाया। वो बोला, वो आया, देखा, देख के 2 हथौड़ा मारा, जैसे ही 2 हथौड़ा मारा शिप चालू हो गया। वो बोला मेरा फीस ₹1,00,000। बोला कहाँ चीज का ₹1,00,000? 2 हथौड़ा मारने का। बोला ₹1,00,000 2 हथौड़ा मारने का नहीं, कहां मारना उसको बताने का। हथौड़ा तो कोई भी मार लेगा, बट उसको कहां मारना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ₹1,00,000 का फीस वो देने के लिए मना कर देगा, क्यों? बोला 2 ही तो हथौड़ा मारे। मतलब मेरी फीस एक्चुअली मेरे टाइम, मेरे आवर्स पे डिसाइड कर रहे हैं लोग, जबकि मेरी फीस डिसाइड करनी चाहिए कितना एफर्ट्स हमारे हैं, कितना एक्सपीरियंस हमारे पास है, कितनी नॉलेज हमारे पास है। सर्विस सेक्टर में फीस को नॉर्मली क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग क्या करते हैं पता है, 10,000 की ऑडिट फीस है,
उस साल देंगे नहीं, ऑडिट तो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर देंगे, जब देंगे ना बैठेंगे बोलेगा आओ सेटल करते हैं। 10,000 का ऑडिट फीस बहुत ज्यादा है, क्या ही काम किया, 6,000 करो इसको। मतलब 10,000 का ऑडिट फीस में भी 6,000 कर देता है। बोला सर प्रैक्टिस वाले लोग का ये हाल होता है। बिल्कुल, बट आप चिंता मत कीजिए, लाइफ में करोड़ों रुपए कमाएंगे प्रैक्टिस करके। किसी को करनी है तो चिंता नहीं करने का, छोटे छोटे क्लाइंट से बिजनेस बढ़ेगा, पैसा कभी ऑडिट में नहीं आएगा। पैसा जब उसका काम फंसेगा और वो काम निकालोगे ना, तब मुंह खोल के पैसा मांगना। बोले ऑडिट में बहुत चापे थे, अब इनकम टैक्स वाला आया है, 5 लाख रुपया दीजिए काम निकलवाते हैं। 2 लाख रुपया घूस खिलाइएगा, 3 लाख रुपया पॉकेट में। घूस खिलाइएगा ये आपका इच्छा है, हम ये सब नहीं करते हैं। सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? जो होता है वो बता रहे हैं। तो सर क्या घूस देना तो अच्छा बात नहीं है, तो ये नीचे जो ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है उसको क्या देते हो? वही तो देते हो, चाय पानी देते हैं सर, घूस थोड़ी है वो सर, उसके लिए वेलफेयर सर, पुलिस वेलफेयर फंड। क्या है, सब सब नॉर्मल चीज है, लाइफ में सब करना पड़ेगा इंसान को। ठीक, अभी सुनना, अब हमारा कल्चर ही वैसा हो गया है। अब अगर तुम गांधी जी के जमाने वाले बनोगे तो आज के दिन काम नहीं हो पाएगा। आजकल तुमको सुभाष चंद्र बोस प्लस गांधी जी दोनों का इफेक्ट लेके आना पड़ेगा कि डंडा भी मारो और हाथ भी जोड़ के काम करवा लो। दोनों तुमको आना चाहिए। एक रियल लीडर या प्रोफेशनल का काम दोनों तरीके से निकलता है। वो कभी नम के भी काम करता है और कभी मार के भी काम करता है। डन। पहले बताइए, ये वाला बात क्लियर हो गया, कैश और अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस कभी भी यूज करेंगे तो थोड़ा डिग्री ऑफ प्रूडेंस इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अक्रूवल में प्रूडेंस मिसिंग है। थोड़ा डिग्री ऑफ प्रूडेंस हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपको ये देखना है तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। यहां तक बात क्लियर है? इनकम का सारा बात समझ में आ गया? डन। अभी जब कैश बेसिस फॉलो करते हैं ना, तब तो कोई चिंता नहीं, पैसा आएगा तो इनकम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो इनकम रिकॉर्ड। अक्रूवल बेसिस जब फॉलो करते हैं ना, इनकम अल्टीमेटली पीएल में कितना जाएगा, अल्टीमेटली पीएल में कितना जाएगा उसको कंप्यूट अलग से करना पड़ता है, यूजिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ अक्रूड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स। जब कैश बेसिस फॉलो करते हैं तब तुमको अक्रूड इनकम अलग से दिखाई नहीं देगा। हाँ सर, प्री रिसीव्ड दिखाई दे सकता है क्या? वो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब पैसा आया मैं मान लिया वो मेरी इनकम है। काम भी बाद में करना उससे भी मतलब नहीं है, काम अभी करना उससे भी मतलब। जब पैसा आएगा तभी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस क्या है ना, अक्रूड देखता है ना प्री रिसीव्ड देखता है, बोलता है जो पैसा आया वो इनकम मान लो। बट जब अक्रूवल बेसिस होता है तो इनकम हम दिखाते हैं जब हम एक्चुअल में गुड सर्विस प्रोवाइड करें, और पैसा अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पे जब आप इनकम कितना हुआ वो पीएल में दिखाने जाएंगे ना, सारा इनकम ईयर एंड पे कहां जाएगा? पीएल में। पीएल में कितना इनकम दिखाए वो डिपेंड करेगा आफ्टर एडजस्टिंग अक्रूड एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स। अक्रूड एंड प्री रिसीव्ड इनकम। मेरे को 2 वर्ड इनकम्स के और डिस्कस करने पड़ेंगे, तब मेरी अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। एक वर्ड है अक्रूड इनकम, एक वर्ड है प्री रिसीव्ड इनकम। अरे नीचे क्या देख रहा है रे, खो गया कुछ? सब ठीक है? ठीक है। अरे मोबाइल फोन में किसी का कोई मैसेज वैसेज खो गया वो पूछ रहे हैं। क्या लड़की इतना जोर हंस रही है, छोड़ बदमाश। सामने सामने क्या है बोलते, ऐसा नहीं करना है। सुनो, दोस्त का काटना है अकेले में, सबके सामने दोस्त का नहीं काटने का। ठीक है रिदम, समझा दिए हैं। डन। अभी सुनना, बातचीत बंद कर रहे हैं। सुन, 2 वर्ड मेरे को और डिस्कस करना है। अरे ऐसे डिस्कशन से मतलब लिखने का जरूरत नहीं है ना, लिख लेंगे अपने एक साथ। ये सब आप फाउंडेशन से उठ के आ गए, फाउंडेशन में सब कुछ पढ़ाया हुआ था, सिर्फ सुनने का कोशिश करो। अक्रूड इनकम किसको बोलते हैं? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू मतलब हमने गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया बट अभी तक सामने वाले से पैसा नहीं आया। मैंने गुड सर्विस प्रोवाइड कर दिया, सामने वाले से पैसा नहीं आया, इक्वल टू वो मेरा डेटर है, हाँ या ना? तो अक्रूड इनकम एक एसेट है, मेरे को सामने वाले से पैसा लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को आप 2-3 नाम से बुला सकते हो। एक हो गया इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, भैया खर्चा हो गया पैसा नहीं दिए, वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम, भैया इनकम हो गया गुड सर्विसेज दे दिए बट अभी तक पैसा नहीं मिला। इनकम ड्यू की जगह इनकम अर्न्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो अलग अलग नाम से दिख सकता है।
एक बात बताना, अगर गुड सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? इनकम रिकॉर्ड कर लो। अगर पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, मिला नहीं है फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरे लिए एसेट है। तो मैं बोल सकता हूं अक्रूड इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड ऑल्सो एन एसेट। मान लो मैंने साल भर में 100 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, हर बच्चे की फीस मान लो 1,000 रुपए पर एनम, तो मेरे को साल भर में 100 बच्चे से कितना फीस लेना है? 1,00,000 रुपया। 98,000 रुपीज आ गया, 2,000 रुपया 2 बच्चों का बाकी है। लास्ट महीने का फीस 2 बच्चों ने अभी तक नहीं दिया, या 2 बच्चों ने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं। तो अब सुनना ध्यान से, ये 2,000 रुपया जो मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दिया बट पैसा नहीं मिला, इसी को अक्रूड इनकम बोलते हैं। पहले क्या ये 2,000 रुपया मेरा इनकम माना जाना चाहिए? यस सर, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया। अगर पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरा एसेट है। जो भी चीज आपको फ्यूचर बेनिफिट देगी वो आपकी एसेट है। तो ये अक्रूड इनकम 2,000 का मैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में एज एन अक्रूड इनकम शो करूंगा। जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। मैं एंट्री कैसे करता हूं मैं बताता हूं। जब जब फीस आती है मैं एंट्री करता हूं कैश टू फीस, कैश टू फीस, कैश टू फीस। तो जो आ गया 98,000 वो तो तुमको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। जो 2,000 रुपया नहीं आया मैं ईयर एंड पे बैठ के रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं कौन सा बेसिस फॉलो करता हूं? अक्रूवल। अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता ना तो चुपचाप 98,000 दिखा के छोड़ दो, कुछ सोचने का दरकार। बट अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे तो पूरे साल में कितना कमाई है वो दिखाइए, कितना रुपया मिला उससे हमको मतलब नहीं है। सर 2,000 मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा रे, तो रिकॉर्ड कर लीजिए सर अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। सर मान लीजिए आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी बट आपको नहीं लगता है पैसा मिलेगा, तो फिर इनकम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। वेट करो, आप 98,000 इस साल इनकम दिखाओ, इस साल 1,00,000 दिखाने का दरकार नहीं है। वो तो डिपेंड करता है सर, हम प्रूडेंस रखेंगे। बट अगर प्रूडेंस बोलता है पैसा मिल जाएगा तो मैं इनकम रिकॉर्ड। सर कैसे आपको पता पैसा मिल जाएगा? अरे कोर्स बाकी है, कहां जाएगा? कभी कभी सर कोर्स खत्म हो गया, अभी भी पैसा नहीं आया, तो हो सकता है सर अब चपत बैठ जाए, अब नहीं आएगा पैसा। तो कोर्स खत्म हो गया उसके बाद उसको क्या मतलब है? अनलेस वो 12 में आए और उसको धर दबोचे, पैसा कहां है पुराना वाला? पढ़ना है मेरे से तो पैसा दो, ठीक है बात। तो अक्रूड इनकम हो गया इनकम which has been earned by the business but which has yet not been received. It is an income for the period and also an asset. इनकम इस साल दिखाएंगे। मान लो नेक्स्ट ईयर 2,000 रुपया मिला, जब 2,000 रुपया मिला तो क्या उसको इनकम बोल के लिखेंगे? सर इनकम तो लास्ट ईयर ऑलरेडी लिख चुके थे। इस साल 2,000 रुपया जो मिला वो जब सिर्फ रिसीट फ्रॉम डेटर समझो। क्या समझो? रिसीट फ्रॉम डेटर की आपका एक डेटर है, उसने आपको 2,000 रुपए दिया। अगर जर्नल एंट्री मारना चाहो तो ऐसी एंट्री मार सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। जनरली हम लोग ऐसे करते नहीं। हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं पता है? अक्रूड इनकम इस साल दिखाया, अक्रूड इनकम टू इनकम, अक्रूड इनकम एसेट बोल के कैरी फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे पर एक रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। क्यों पास कर देते हैं? क्योंकि सर हमारे अकाउंटेंट को ना इतना ज्ञान नहीं है किस चीज को अक्रूड इनकम से रूट करना चाहिए, किस चीज को इनकम से रूट करना चाहिए। उसको तो फीस मिलता है ना, तो वो सीधा एंट्री करता है कैश टू इनकम। उसको इतना ज्यादा पता, अब उसको इतना समझाने जाएंगे ना तो सब गड़बड़ कर देगा। हम उसको बोलते हैं तू जैसा एंट्री करता है वैसे कर। हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। पहले लास्ट ईयर जो अक्रूड इनकम का एंट्री किया था उसको रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद हमारा एंट्री नॉर्मल होता है कैश टू इनकम, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम। हमको अक्रूड इनकम को वापस चेंज करने का दरकार, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब सुनना, अगर मैं इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं पीएल में कितना जाएगा, पीएल में इनकम कितना दिखाना है अक्रूवल बेसिस पर, तो ये अक्रूड इनकम मेरा इनकम है हाँ या ना? हाँ, तो मैं इसको इनकम में ऐड कर दूंगा, मैं इसको इनकम में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर जब मैं निकालूंगा तो मैं इसको इनकम से हटा दूंगा, क्योंकि ये इस साल का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम नहीं है। अक्रूड इनकम दो टाइप का हो सकता है, एक ओपनिंग डेट का अक्रूड, एक क्लोजिंग डेट का अक्रूड। क्लोजिंग डेट का अक्रूड मेरा इनकम है इस साल का, ओपनिंग डेट का अक्रूड लास्ट ईयर का इनकम था, उसका सिर्फ इस साल क्या मिला है? पैसा मिला है, वो इस साल का इनकम नहीं है। हम लोगों को ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बिना एडजस्टमेंट के अगर फाइनल अकाउंट्स बना देंगे तो वो फाइनल अकाउंट सही प्रॉफिट नहीं देगा। जैसे आप डेटर बोलते हो ना सेल्स के केस में डेटर, वैसे ही दूसरे इनकम के केस में हम लोग नाम देते हैं अक्रूड इनकम। सेल्स के केस में डेटर भी तो वही है सर, सर्विस दे दिया बट पैसा, तो डेटर और अक्रूड इनकम सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। बस सेल्स के केस में उसको नाम मिल गया डेटर, दूसरे इनकम में हम लोग उसी को नाम दे देते हैं अक्रूड इनकम। दूसरा होता है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम का दूसरा नाम इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू।
इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। जैसे बच्चा बोला एडवांस इनकम, इसको हम लोग अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। सर इनफ्लो तो आ गया बट अभी तक मैंने गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। अब बताना, अगर गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? इनकम रिकॉर्ड करूं या ना करूं? नहीं, इनकम तभी रिकॉर्ड होगा जब गुड सर्विस प्रोवाइड होगा। जब तक गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये मेरा इस साल का इनकम, क्योंकि मेरे को एडवांस मिल रखा है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है जिसकी अगेंस्ट फ्यूचर में हमको गुड्स या सर्विसेज देना पड़ेगा। प्री रिसीव्ड इनकम इज नॉट एन इनकम फॉर द ईयर, इट इज अ लाइबिलिटी। नेक्स्ट ईयर जब आप गुड सर्विस प्रोवाइड करोगे तब ये आपका क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। उस साल मैं लाइबिलिटी को खत्म करूंगा और इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। तो जब इनकम प्री रिसीव होता है, मेरी एंट्री सुन, जब पैसा मिला तो नॉर्मली हमारा अकाउंटेंट एंट्री करता है कैश टू इनकम, बट फिर हम ईयर एंड पे जाके देखते हैं अभी तो माल दिया ही नहीं, तो इनकम को खत्म करो, क्या लिखो? प्री रिसीव्ड इनकम। मैं एंट्री करता हूं इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम कम हो गया और लाइबिलिटी लिख दिया। नेक्स्ट ईयर मैं एंट्री करूंगा प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी हटा के इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं गुड सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। सर मान लो नहीं किया तो रिवर्स नहीं करेंगे। जब गुड सर्विस प्रोवाइड होगा तभी लाइबिलिटी खत्म होगा और इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। जब तक गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा तब तक हम लोग इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अक्रूड इनकम इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग होता है, इनकम में अक्रूड होता है। प्री रिसीव्ड इनकम इज इक्वल टू प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे एक्सपेंस में प्रीपेड होता है वैसे ही इनकम में प्री रिसीव्ड होता है। तो प्री रिसीव्ड इनकम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो अभी तक कमाया नहीं बट पैसा मिल गया। पैसा मिल गया, गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, अभी वो लाइबिलिटी है। जब गुड सर्विस प्रोवाइड कर दोगे तब आप उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेना। प्री रिसीव्ड भी दो टाइप का हो सकता है, एक ओपनिंग प्री रिसीव्ड, एक क्लोजिंग डेट का प्री रिसीव्ड। क्लोजिंग डेट का प्री रिसीव्ड मतलब पैसा मिला है, गुड सर्विस नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उसका इनकम भी कब लिखेंगे? नेक्स्ट ईयर। इस साल में इनकम नहीं लिखेंगे तो उसको इनकम से माइनस कर देंगे। ओपनिंग डेट का प्री रिसीव्ड मतलब इस साल गुड सर्विस प्रोवाइड किया, अगर इस साल गुड सर्विस प्रोवाइड किया तो इस साल का इनकम है, इनकम में ऐड कर लीजिएगा। बहुत बच्चे लर्न करते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड कर लो, ओपनिंग को लेस कर लो। बेसिक लॉजिक समझो। आउटस्टैंडिंग मतलब गुड सर्विसेज दे दिया, पैसा नहीं मिला, यही तो हुआ। अगर गुड सर्विसेज दे दिया तो क्या इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं? आंसर इज यस। अक्रूवल बेसिस बोलता है रिकॉर्ड कर लो, तो मैं उसको इनकम में ऐड कर लूंगा। प्री रिसीव्ड मतलब पैसा मिल गया बट माल नहीं दिया, अगर माल नहीं दिया तो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको इनकम से लेस कर दो। एकदम बेसिक लॉजिक है, इसमें कोई बड़ा चौड़ा ज्ञान नहीं है। हम लोग ये इनकम निकालना एनटीओ के चैप्टर में सीखते थे। अक्रूड प्री रिसीव्ड को एडजस्ट करके इनकम कैलकुलेट करना दो तरीके से सिखाता था। एक तरीका था स्टेटमेंट बना के, एक तरीका था अकाउंट बना के। एक बार अकाउंट बना के दिखाता हूं, याद करना, तुम लोग लिखना मत। हम लोग वहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे, याद है? कोई भी अकाउंट हो कोई फर्क नहीं बनता, ऐसे ही बनेगा, बस सेल्स को छोड़ के, क्योंकि सेल्स में डेटर अलग हो जाता है और सेल्स अलग हो जाता है। उसको छोड़ के जो दूसरी इनकम है वो ऐसे ही अकाउंट बनेगा। देखना कैसे। सबसे पहले कोई भी लेजर अकाउंट में हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। मान लो सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में 20,000 रुपया मिलना बाकी है, अक्रूड इज एन एसेट और अ लायबिलिटी? एसेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग डेट का अक्रूड सब्सक्रिप्शन 20,000। मान लो लास्ट ईयर ना 10,000 एडवांस भी मिल गया था, एडवांस मिला था, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 10,000, सीडी नहीं रे बीडी, ओपनिंग प्री रिसीव्ड। एक लेजर में दो ओपनिंग बैलेंस आ सकते हैं। तुमने कैशबुक में भी दो ओपनिंग बैलेंस लिखा है, तो दोनों एक ही साइड पे आएगा, जरूरी नहीं है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट में लिखना पड़ सकता है। एक लेजर में दो बैलेंसेस आए, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीज है। अब सुन, इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 10 लाख रुपए का, रिसीव हुआ है। रिसीव होने का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहां क्या लिखूं? बाई कैश। मान लो 10 लाख रुपया रिसीव हुआ है, ये रिसीव्ड। इसमें से कुछ लास्ट ईयर वाला भी मिला होगा, हाँ या ना? वो लास्ट ईयर वाला भी इसमें इंक्लूडेड है। क्लोजिंग डेट पर ना 25,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब वो क्या हो गया? अक्रूड हो गया। अक्रूड एसेट को क्लोज कैसे करते हैं? बाई बैलेंस सीडी। ओपन करते हैं डेबिट, क्लोज करते हैं क्रेडिट, बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग अक्रूड 25,000।
और मान ले 20,000 रुपया नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस आ रखा है, 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस आ रखा है, तो क्लोजिंग डेट का लाइबिलिटी को कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड 20,000 रुपया। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है इस साल का इनकम कितना है, जो बैलेंस बचा वो इस साल का इनकम, जो बैलेंस बचा वो इस साल का इनकम। आंसर आएगा 9,95,000। और ये इनकम कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा, टू पीएल, ये इस साल का इनकम है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रिसीव्ड? इनकम इज जो कमाया है, रिसीव्ड मतलब जो घर आ गया। जरूरी नहीं है जितना कमाया उतना ही घर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस फॉलो करने के कारण ये अक्रूड प्री रिसीव्ड आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर कैश बेसिस फॉलो करता तो ये सब चीज में कोई दिमाग ही, जितना रुपया माना मिला उतना ही इनकम मान लो, जो होगा नेक्स्ट ईयर देखेंगे। हम लोग रियल लाइफ में कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस। जब भी अक्रूवल बेसिस करोगे ये एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। सर मान लो हमारा 1000 मेंबर है, 100 रुपया करके देता है, 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, और सर 1 लाख रुपया मिल गया। तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा है कि तुम्हारे लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ते, बट सबके लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। 1000 आदमी 100 रुपया देना और सबने दे दिया, तो सर लाख रुपया रिसीव्ड, लाख रुपया इनकम, आपको कुछ करने का दरकार। बट जनरली सर ऐसा होगा, कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग एडवांस दे देंगे। सर ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 वर्ड है, एक है इनकम, एक है रिसीट। इनकम रेफर्स टू कितना कितना मेरा अर्निंग है, मैं जो गुड सर्विस प्रोवाइड किया उसका कितना वैल्यू मेरे को मिलना चाहिए। नंबर 2 रिसीट मींस उसके अगेंस्ट कितना मिल गया, हो सकता है उसमें अभी भी कुछ मिलना बाकी हो या कुछ एडवांस आपको मिल गया हो। तो इनकम और रिसीट हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। जब भी मैं तुमसे पूछूं बताओ पीएल में कितना जाएगा, तो तुम इनकम के बारे में सोचोगे, तुम ये सोचोगे कितना कमाया, मिला नहीं मिला उससे मतलब। और जब भी मैं पूछूंगा कैश में कितना जाएगा, तो तुम बोलोगे कितना घर पे आया, इनकम कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। है क्या बात? सर कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस में ज्यादा सही कौन सा है? अक्रूवल ज्यादा सही है, इसीलिए फॉलो भी वही करने बोला गया। सर अक्रूवल कैसे सही है? क्योंकि वो आपको रियल पोजीशन बताता है जो एट दी प्रेजेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर आपने किसी को माल बेच दिया है तो वो माल आपके यहां से चला गया, वो आपका डेटर बन गया, तो उस पोजीशन को दिखाना सही है, इसीलिए अक्रूवल बेसिस सही है। कैश बेसिस हम लोग फॉलो नहीं करते। कैश बेसिस का प्रॉब्लम क्या है? मान ले मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं जो खरीदता तो कैश में हूं, बट पेमेंट कस्टमर को जब बेचता हूं तो 3 महीने बाद पेमेंट आता है। तो मान ले मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, पेमेंट कर दिया, तो खर्चा तो आ गया 5 लाख रुपया, बेचा माल 6 लाख रुपए में, बट अभी तक 6 लाख में 3 लाख ही पेमेंट आया है। तो तेरे को इनकम कितना दिखाई देगा? 3 लाख। लॉस कितना दिखाई देगा? 2 लाख। जबकि मेरा कोई लॉस, मैंने 5 लाख का माल रियल में 6 लाख में बेचा है, 1 लाख रुपया घर पे आएगा, बस वो अभी तक आया नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर जब जाओगे, मान लो नेक्स्ट ईयर तुमने धंधा ही नहीं किया, तुम बहुत मायूस हो गए, जहां साला लॉस हो गया। नेक्स्ट ईयर धंधा नहीं किया, बट जो पुराना वाला पैसा आना है वो तो आएगा। तुमको 3 लाख रुपया मिल गया, खर्चा कुछ भी नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। तो ये जो इनकंसिस्टेंसीज है ना, इसको खत्म करने के लिए हम लोग रियल लाइफ में हमेशा क्या यूज करते हैं? अक्रूवल। बस अक्रूवल यूज करो तो एक चीज का ध्यान रखना, प्रूडेंस हमेशा साथ में रखना। ऐसे प्रूडेंस को साइड मत कर देना कि भैया हो गया हम तो लिखेंगे, नहीं। तो देख अल्टीमेट कलेक्शन हो पाएगा या नहीं। अगर सर्टेनिटी है कि यहां हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा एकदम ठोस बता मिलेगा कि नहीं, वो नहीं। तुम देखो भैया इसको रेगुलर माल बेचते हैं, ये पैसा दे देता है 10 दिन 5 दिन बाद, बट पैसा दे देता है, तुम इनकम रिकॉर्ड कर लो। ऐसा ऐसा वो शकी आदमी नहीं होने का, एकदम ही नेगेटिव टाइप का आदमी नहीं होने का। सर नहीं मिला तो, अरे नहीं मिला तो बाद में देखेंगे ना क्या होगा, बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। बट रीजनेबल सर्टेनिटी अगर है ना, मिल जाएगा तो तू इनकम रिकॉर्ड कर ले, तेरे को ये वेट करने का जरूरत नहीं पैसा कब आएगा। अगर पैसा कब आएगा वेट करोगे तो फिर अक्रूवल थोड़ी हुआ, फिर क्या हो गया? कैश हो गया। फिर इतना ही अगर ओवर कंजर्वेटिव हो तो कैश बेसिस फॉलो करो, फिर अक्रूवल तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, उसको पता करने का जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही तो अकाउंटेंट को गाइड करता है। जनरली यही अज्यूम करते हैं जिसको माल बेचा है वो पैसा दे देगा।
नहीं तो जो पैसा नहीं देने वाला उसको माल बेचते ही, ये बहुत रेयर कंडीशन में होगा। जैसे मैंने आयुष वाला एग्जांपल लिया, रेयर कंडीशन कि भैया वो फ्यूचर में बड़ा ऑर्डर दे सकता है, इसीलिए एक बार माल बेच दिया, पता है वो पैसा नहीं भी दे सकता है, बट तो भी बेचा ताकि बड़ा ऑर्डर आ सके। बहुत रेयर कंडीशन में होता है, अनलेस हम लोग हमेशा यही बिलीव करते हैं कि पैसा आ जाएगा। धन्यवाद। क्या इनकम के बारे में सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? ये सब छोटे छोटे डिस्कशंस आपको पता होने चाहिए, ये आपको अलग अलग जगह पर काम आएंगे। ठीक है बात? लिखो। पॉइंट नंबर ए, इनकम refers to inflows of resources in the business, inflows of resources in the business which results in increase in assets or decrease in liability, increase in asset or decrease in liability, which ultimately results in increase in capital. Otherwise than by way of बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल से एसेट बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, बट वो इनकम नहीं माना जाएगा, उसको हमने एक्सेप्शन में डाल दिया। दिस इज नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस। इनकम मतलब कमाई, लोगों से पैसा मांग कर लाना इज नॉट एन इनकम। एकदम बेसिक, लोगों से पैसा मांग के लाना इज नॉट एन इनकम। इनकम मतलब कमाई जो आप एसेट यूज करके जनरेट कर रहे हो। नंबर बी, इनकम, आप इनकम बोल सकते हो उसको, डन, उस पे आएंगे, AS12 आएगा पूरा। नेक्स्ट, इनकम कैन बी क्लासिफाइड as follows, एक हो गया डायरेक्ट इनकम, इसको हम लोग रेवेन्यूज भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं। एक हो गया इनडायरेक्ट इनकम्स, आप बिजनेस के एसेट से ही रहा है बट मेन ऑपरेशन से नहीं आ रहा है। और तीसरा हो गया गेन्स। इनकम्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज dealt in the ordinary course of business। आप अपने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में जो गुड्स बेच के या सर्विसेज देकर इनकम्स लाते हो, इनफ्लोज लाते हो, उसको हम लोग रेवेन्यूज बोलते हैं। रेवेन्यूज, मेरे को एग्जाम्पल दो, नवीन क्लासेस का रेवेन्यू, ट्यूशन फीस, ये सेल ऑफ सर्विस हो गया। मारुति कंपनी का, मारुति सुजुकी का सेल ऑफ कार, HDFC बैंक का इंटरेस्ट डिविडेंड। लोन इज नॉट एन इनकम, लोन दे के जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज एन इनकम। तो यहां पे इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। कमीशन इनकम, थोड़ा बेसिक आइडिया एग्जाम्पल के साथ स्ट्रांग रहेगा हमेशा।
एग्जाम्पल याद रहेगा ना तो बेसिक आइडिया हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तुमको ये डेफिनेशन वेफिनेशन लर्न नहीं करने का, ये नॉट रिक्वायर्ड, कभी लर्न मत करना, सिर्फ तुमको आइडिया होना चाहिए क्या है क्या नहीं। और ये मेरे बहुत काम आएगा, मैं जब चैप्टर में जाऊंगा लाइक कैश फ्लोज, वहां पे मेरे को सेग्रीगेट करना पड़ता है इनफ्लोज को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अगर तब तुमको नहीं पता क्या डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू एंड क्या डिफरेंस है बिटवीन अदर इनकम, तो तुम वहां पे कैश फ्लो सही से नहीं बना पाओगे। हमको वो क्लासिफिकेशन सिखाना पड़ता है, उसके लिए मेरे को ये सब बताना पड़ेगा। वहां जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, आप बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अदर इनकम, इनकम्स अदर देन, बोलो, रेवेन्यूज। These incomes are generated from, ये कैसे जनरेट हो रहा है? जनरेटेड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये भी बिजनेस के एसेट से ही जनरेट हो रहा है, बट ये रेवेन्यूज नहीं है, ये कोर ऑपरेशंस नहीं है हमारा। एग्जाम्पल, नवीन क्लासेस के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। HDFC बैंक के लिए कमीशन, कोर ऑपरेशन नहीं है, अदर ऑपरेशन है, उसमें थोड़ा बहुत कमाई हो गया, अदर इनकम, मेन रेवेन्यूज में नहीं जाएगा वो। HDFC बैंक ने किसी के साथ मिलकर काम किया, उसके लिए कमीशन लिया, या किसी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, उसके एक बैंक बहुत सारे काम करता है, मेन ऑपरेशन उसका क्या है? लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, उसको छोड़ के भी वो बहुत सारे काम कर रहा है, तो उससे जो इनकम्स आ रही है वो क्या हो गई? अरे ये तुम देखोगे ना, जब इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो वो हो सकता है 80% 90% ऑफ टोटल इनकम हो, और जब ये सब इनकम देखोगे तो 1% 0.5% ऐसा टाइप का हो, मतलब ये इनकम बहुत कम आएगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस है, सर मान लो आपके बिजनेस में, आप बिजनेस से तो सेल कर रहे हो 1 करोड़ रुपए का, और आप मार्केट में 2-3 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो सर फिर आपका एक्चुअल बिजनेस मार्केट है, एक्चुअल बिजनेस पढ़ाना है ही नहीं। सर देखने में तो सामने सामने बिजनेस लग रहा है, नवीन क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट आप लोग सर मेन इन्वेस्टमेंट से ही कमाते हैं। रियलिटी, कोई आदमी तुम्हारे अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको नवीन क्लासेस का बिजनेस चाहिए, तो वो 1 करोड़ रुपया देखेगा, वो 3-4 करोड़ रुपया नहीं देखेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हो ना, वो तुम्हारा पर्सनल दिमाग से, तुम्हारा पर्सनल लक से, तुम्हारा मार्केट का नॉलेज से हो रहा है, उसका एजुकेशन वाले बिजनेस में कोई काम नहीं है। तो आप बिजनेस को एनालाइज करोगे तब बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे पहले, कि भैया जो काम है वो धंधा कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना बड़ा है वो सेकेंडरी है, धंधा कितना बड़ा है दैट इज इंपॉर्टेंट, तब तो धंधे में पैसा लगाएंगे। हम बैंक के पास गए लोन लेने, बोले एक तो बिल्डिंग खड़ा करेंगे नवीन क्लासेस के लिए, 10 करोड़ का लोन दीजिए। बोला आपका प्रॉफिट कितना है? मैंने बोला 3-4 करोड़ का हर साल का प्रॉफिट। बोला दिखाइए, वो पीएल देखा, बोला प्रॉफिट फ्रॉम एजुकेशन बिजनेस 20 लाख रुपया, प्रॉफिट फ्रॉम अदर साइड बिजनेस 2 करोड़ 80 लाख। बोला नहीं देंगे। क्या चीज के लिए? एजुकेशन के लिए। बोला नहीं देंगे। बोला एजुकेशन बिजनेस में आपके पास एसेट ही नहीं है। नहीं देगा, दे देगा। बट मैं बोल रहा हूं, अगर एक इन्वेस्टर को तुम पिच करोगे 10 करोड़ रुपया के लिए, वो पैसा बोलेगा यार अविनाश मार्केट का तो कोई ठीक नहीं है, आज तेरे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, कल नहीं होगा तो तेरा बिजनेस स्ट्रांग नहीं है अविनाश। तो बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं है वो कहां से दिखेगा? रेवेन्यूज से दिखेगा। अदर इनकम बिजनेस का स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। डन है बात? नेक्स्ट, गेन्स में लिखे, इनकम्स अराइजिंग in ordinary or other than ordinary course by realizing assets at higher value, or settling liabilities at lower value. ये may or may not be in the ordinary course of business. लिखवा दिया मैंने, इन ऑर्डिनरी और अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दोनों ही हो सकता है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऑर्डिनरी कोर्स का भी हो सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिजनेस,
ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स है, ये आपके ऑर्डिनरी कोर्स का काम नहीं है। डन है बात? ये हो गया गेन्स। सुन, रेवेन्यूज हमेशा रिकॉग्नाइज करोगे, लिखो रिकॉग्नाइज्ड ऑन ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ये भी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ग्रॉस अमाउंट, बट ये रिकॉग्नाइज्ड ऑन नेट अमाउंट। आप पेन के डीलर हो, 100 पेन बेचा, 400 का पेन 500 में, रेवेन्यू कितना? 500। रेवेन्यू कभी 100 रुपया नहीं बोलेंगे, 100 प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। मैं प्रॉफिट नहीं पूछा, मैं रेवेन्यू पूछा, रेवेन्यू 500 है। वहीं आपने एक फिक्स्ड एसेट 400 का 500 में बेचा, तो व्हाट इज द गेन? 100 रुपया। गेन 500 रुपया नहीं है, इनकम 500 रुपया नहीं है, इनकम सिर्फ 100 रुपया है। क्लियर है बात? ये सब आप लोग करते थे बचपन में, बस वो रियलाइज नहीं करते थे, हो जाता था। एंट्री सही करते थे आप लोग, बस वो रियलाइज नहीं करते थे कि क्या गेन पे, क्या नेट अमाउंट पे हो रहा है और क्या ग्रॉस अमाउंट पे हो रहा है। सेल्स हमेशा हम लोग ग्रॉस पे दिखाते हैं, सेल्स को कभी नेट करके नहीं दिखाते रिकॉर्ड करते समय। है बात? खर्चे हमेशा अलग से रिकॉर्ड होंगे, कभी सेल से माइनस नहीं होंगे। क्लियर? नंबर 3, पॉइंट नंबर सी, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। रिकॉग्निशन मतलब कब रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉग्निशन ऑफ इनकम मैं 2 पार्ट बना रहा हूं, चलो तीनों ही लिख देता हूं सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। एक हो गया कैश बेसिस, एक हो गया अक्रूवल बेसिस, एक हो गया हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस में इनकम इज रिकॉर्डेड when the cash is received, when cash is received। माल दिया नहीं दिया, सर्विस दिया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है, कैश रिसीव हो गया, इनकम लिख दो, बाद में देखेंगे। अक्रूवल बेसिस, इनकम इज रिकॉर्डेड when goods or services are provided, goods or services are provided, actual cash receipt is not important, is not important। इसमें मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ऑलवेज बी प्रूडेंट। ऑलवेज बी प्रूडेंट मतलब लिखने से पहले थोड़ा सा एक बार नाप लो कि भैया माल बेचे, पैसा आ तो जाएगा ना, नहीं आएगा तो फिर रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। तीसरा, हाइब्रिड में इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है वो पहले ही लिखवाया हुआ है। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल। कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। बस कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव में ना एक लेवल हो सकता है, एक्सेस कंजर्वेटिज्म, नॉर्मल कंजर्वेटिज्म, लोअर कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंट इज नॉर्मल कंजर्वेटिज्म। यू प्रूडेंट का मतलब क्या होता है भैया, ये आदमी प्रूडेंट है। प्रूडेंट है मतलब जो बात करता है वो लॉजिक के साथ करता है, रीजन के साथ करता है। अब कंजर्वेटिव तो आदमी कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा ओवर कंजर्वेटिव, बोला थ्योरी लिखे मान लो 0 ही देगा, बोल रहा है प्रैक्टिकल में एक तो मिस्टेक हो गया, मान लो 0 ही देगा, ओवर कंजर्वेटिव। एक नॉर्मल आदमी, अब भाई प्रैक्टिकल में एक तो गलती हो गया, चल 10 में 4 भी काट लेगा तो 6 देगा, ये नॉर्मल कंजर्वेटिव है। ठीक है, चल काटेगा बट कुछ काटेगा, पूरा 0। और एक हो गया ओवर, भाई एक ही तो गलती हुआ है, क्या ही काटेगा, मान ले 10 में 9 मिल जाएगा। मतलब ये हम लोग को बीच में रहना है, प्रूडेंट इज बीच वाला, नॉर्मल कंजर्वेटिज्म ना। चलो डन। रिकॉग्निशन के बाद पॉइंट नंबर डी, अकाउंटिंग रूल।
इनकम जब भी रिकॉर्ड करेंगे, इनकम जब भी लिखेंगे क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर इनकम को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। इनकम जब रिकॉग्नाइज करना है मेरे को, मैं उसको करूंगा क्रेडिट हमेशा। और कोई कारण से अगर इनकम को कम करना है तो मैं उसको डेबिट करूंगा। इनकम को कम करने का एग्जांपल लाइक सेल्स रिटर्न। माल बेचा, कुछ वापस आ गया, तो माल बेचा था तब तो पूरा सेल्स लिख दिया था, अब कुछ माल वापस आ गया तो उतना सेल्स हटाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करता हूं। मैं इनकम को कम कर रहा हूं, इनकम को कम कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड इज नॉट इनकम को कम करना, वो एक्सपेंस में आएगा। डिस्काउंट अलाउड इज नॉट इनकम को कम करना। सेल्स रिटर्न इज क्लासिकल एग्जांपल। या कोई गलती से इनकम रिकॉर्ड हो गया था पहले, अब उसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमको इनकम को कम करना है। क्लियर है बात, डन। आगे पॉइंट ई, लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इनकम्स। यहां पे ना अदर देन सेल्स वाला बात कर रहा हूं। सेल्स वाला डेटर में जो एडजस्टमेंट होगा वो सिखा दिया तुमको। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम्स, नंबर ए, अक्रूड इनकम्स। अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू मतलब गुड सर्विस हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसका मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज एन इनकम फॉर द करेंट ईयर। इनकम लिखूंगा क्योंकि मैंने गुड सर्विस प्रोवाइड कर दिया, एंड ऑल्सो एन एसेट क्योंकि अभी तक पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। इनकम फॉर द करेंट ईयर एंड ऑल्सो एन एसेट। फुल स्टॉप। इनकम फॉर द करेंट ईयर एंड ऑल्सो एन एसेट। जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जर्नल accrued income account debit to income, accrued income to income। इनकम क्रेडिट कर लिया क्योंकि वो मेरा इनकम है इस साल का, accrued इनकम एसेट है, डेबिट कर लिया। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे मैं इसी एंट्री को रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स दी एंट्री। क्यों रिवर्स करता हूं, सिर्फ अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए, ताकि मेरे अकाउंटेंट को ज्यादा समझाना ना पड़े। उसको एक ही चीज सिखाया हुआ है, इनकम का पैसा आया तो सीधा एंट्री कर कैश टू इनकम, तेरे को माथा नहीं लगाना है वो कब का है, तू सिर्फ एंट्री करते जा कैश टू इनकम, मैं ईयर एंड पे उसको एडजस्ट कर लूंगा अपने आप। इनकम टू अक्रूड इनकम। बचपन में सिर्फ इतना ही डिस्कशन पूरा 1-2 घंटे का क्लास में करते थे फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, अब उतना दरकार नहीं है, वो अपना स्मूथ हो चुका है। अब 1-2 एग्जांपल मैं लूंगा, अपने आप हो जाएगा। डन है बात। नंबर बी, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इट इज नॉट एन इनकम फॉर द करेंट ईयर। क्यों इनकम नहीं है, क्योंकि सर हमने गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। ये इनकम कब बनेगा, जब नेक्स्ट ईयर में आप गुड सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये इनकम बन जाएगा। तो मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जर्नल। इस साल एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम को कम कर रहा हूं, टू प्री रिसीव्ड इनकम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम नहीं कर सकते, अकाउंटेंट इतना ज्ञानी नहीं होता है। अकाउंटेंट को जब पैसा मिलता है वो लिखता है कैश टू इनकम, अब वो इनकम कब का है उसको मतलब नहीं है, वो वही लिख देता है। तो हम जब एडजस्ट करते हैं तो हम ऐसी एंट्री करते हैं, इनकम को कम कर दिया, टू प्री रिसीव्ड इनकम। वो अकाउंटेंट को नहीं पता है ना, हमारा अकाउंटेंट भैया चिंदी आदमी, वो 11-12 और बीकॉम पास आदमी है। उसको जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है वो कैश टू सब्सक्रिप्शन जानता है, वो देखता ही नहीं है वो किस साल का है। रियल में आप ऐसा ही होता है, रियल में एडजस्टमेंट हमेशा ईयर एंड पे होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ये सब एडजस्टमेंट बीच बीच में, इट मेक्स योर पूरा अकाउंट्स क्लमजी।
तो आप एक बार इनकम रिकॉर्ड कर लो, कैश टू इनकम पैसा मिल गया, ईयर एंड पे क्योंकि वो इस साल का नहीं है उसको रिवर्स करके खत्म कर दो। तो इससे पहले एक एंट्री हो चुका है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम नहीं, इनकम। अब वो मेरा इनकम नहीं है इसीलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया और क्या क्रेडिट कर दिया, प्री रिसीव्ड इनकम। कंबाइंड रिजल्ट यही है, कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम, बट वो हम लोग वैसे लिखते नहीं है। कोई तुमसे पूछे तो तुम यही एंट्री बोलना। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे पर बताओ क्या करोगे, रिवर्स कर दो, रिवर्स दी एंट्री, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं गुड सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, रिवर्स कर दो, रिवर्स दी एंट्री। जर्नल एंट्री, प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। सेल्स के केस में ये सब डेटर्स अकाउंट के थ्रू रूट होता है। किसके थ्रू रूट होता है, सब डेटर्स के थ्रू रूट होता है। सेल्स के केस में हम लोग ऐसे एंट्री नहीं करते, वो सब डेटर्स के थ्रू रूट होता है, और डेटर का अकाउंटिंग मैंने तुमको सिखा दिया है एसेट्स में। तो सेल्स के केस में ये सब नहीं करते हम लोग। सेल्स के केस में हम लोग नॉर्मल डेटर वाला काम करते हैं, वहां पे अक्रूड इनकम वर्ड नहीं आता, वहां वर्ड आता है डेटर, सर इससे पैसा मिलना बाकी है। क्लियर है बात, ये सब हम लोग को पता है, ये सब चीजें हम लोग को पता है। डन, ये कंप्लीट हो गया इनकम का डिस्कशन। मैं एक इनकम अकाउंट बनवाना चाहता हूं तुमसे, इसीलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल। मिस्टर अविनाश हैज 2 idle properties which he has given to tenants on rent, रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ रेंट फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज is given below for the year 2022-23, for the year 2022-23, 2022-23 का डिटेल दिया हुआ है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, डन। रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव कितना हो गया है, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, 8.5 लाख, ये रिसीव हो गया। ओपनिंग अक्रूड रेंट, ओपनिंग अक्रूड रेंट 20-50। ओपनिंग अक्रूड रेंट का मतलब समझाओ। सर लास्ट ईयर मिलना बाकी था, इस साल मिल गया, मिल गया होगा तो वो रिसीट के अंदर इंक्लूड हो गया। रिसीव्ड में टोटल रिसीव्ड है, पूरे साल भर में जो मिला उसमें वो ओपनिंग अक्रूड भी इंक्लूडेड होगा। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड रेंट, प्रॉपर्टी 1 में 10,000 रुपया मेरे को एडवांस मिला हुआ है टेनेंट से इस साल, लास्ट मंथ में थोड़ा ज्यादा पेमेंट कर दिया, मैंने बोला नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे, रिफंड नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा प्री रिसीव्ड हो गया। एंड क्लोजिंग अक्रूड रेंट प्रॉपर्टी 2 में 15,000, प्रॉपर्टी 2 में 15,000 का अक्रूड रेंट। फाइंड रेंट इनकम फॉर द ईयर, इनकम मतलब जो पीएल में जाएगा, इनकम तुमको कितना इस साल का कमाई दिखाना है, मिलना कितना चाहिए था इस साल का। हमेशा पीरियोडिसिटी फॉलो करते हैं पीएल बनाते समय। सुनना, अकाउंट अकाउंट छोड़, एक बार खाली ऐसे ही देख के बताना। फर्स्ट वाला देख, 5 लाख मिला जिसमें 20,000 लास्ट ईयर का है, क्या करूं, माइनस, सर वो इस साल का नहीं है। 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, माइनस, तो 5 लाख से अगर ये दोनों माइनस कर देंगे 470। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हाँ 470 सही है। हम लोग को इस साल का इनकम बताना है। 5 लाख टोटल रिसीव हुआ जिसमें 20,000 लास्ट ईयर का है, तो वो इस साल का इनकम।
10,000 नेक्स्ट ईयर का है तो वो भी इस साल का इनकम नहीं है, तो हटा दो, जो बचा वो इस साल का इनकम। पास वाले में बताओ, 850 में 50 लास्ट ईयर का है, माइनस कर दिए, और 15,000 इस साल का है, अभी तक मिला नहीं है। हम लोग जब अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो हमको मिलने से मतलब, तो ये इस साल का है तो ऐड कर दो, 8,15,000। किसी बच्चे को इस चीज में डाउट है तो पूछो। जब भी मैं वर्ड इनकम बोलूंगा मतलब मैं तुमसे चाहता हूं इस साल हमारा राइट टू रिसीव कितना है, मिला कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना हमको मिलना चाहिए था। क्लियर है बात दीदी? आइए रेंट अकाउंट बनाते हैं, दोनों का कंबाइंड बना रहा हूं, रेंट इनकम अकाउंट कंबाइंड बना रहा हूं, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 का। पहला डिटेल दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड का जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो बोलो लेजर में कैसे लिखो, बाई कैश या बैंक, जो भी लिखो एक ही बात है, 1350, दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं, बाई कैश 1350। ओपनिंग अक्रूड, ओपनिंग बैलेंस, अक्रूड इज एन एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, टू बैलेंस बीडी 70,000, 70,000। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को बंद कैसे करते हैं, टू बैलेंस सीडी, तब वो खुलेगा बाई बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस सीडी 10,000 प्री रिसीव्ड क्लोजिंग डेट का। और क्लोजिंग अक्रूड एसेट बाई बैलेंस सीडी 15,000। तो अब कैलकुलेट कर डिफरेंस कितना बचा जो पीएल में जाएगा, 2 पीएल बैलेंसिंग फिगर इनकम फॉर द ईयर 12,85,000। चेक करो 1285, यही हमारा भी आया था 1285। लेजर इजी क्यों होता है पता है, अगर एक बार इसका पता चल गया कैसे अपने को लिखने का है, बाद में कुछ भी पूछो तुम इससे निकाल सकते हो। मतलब तुमको मान लो ये दे दिया तो ये निकल जाएगा, तुमको मान लो दूसरा कोई 4 दे दिया तो पांचवा कुछ भी निकल जाएगा, हम लोग को ज्यादा सोचने का दरकार नहीं पड़ेगा। लेजर इज ऑलवेज इजी। सर ये ना थोड़ा टू बैलेंस बीडी वाला चक्कर नहीं समझ में आया, ये एक बार बताओ ना। पहले सिंपल, लेजर का ओपनिंग बैलेंस, अगर एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, अक्रूड एसेट है इसीलिए मैंने डेबिट में लिखा। क्लोजिंग जब करते हैं तो उल्टा करते हैं, एसेट क्लोज होता है बाई बैलेंस सीडी और लाइबिलिटी क्लोज होता है टू बैलेंस सीडी। सर नहीं समझ में आया, ठीक है छोड़ दो उसको। मेरे को ना जर्नल एंट्री वाइज बोलो, अक्रूड इनकम का जर्नल एंट्री क्या होता है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, अक्रूड इनकम टू इनकम। नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, इनकम टू अक्रूड इनकम। सुन, ये लास्ट ईयर इसका एंट्री हुआ होगा अक्रूड इनकम टू इनकम, तो इस बार एंट्री होगा इनकम टू अक्रूड इनकम, तो मैं ऐसे लिखूं टू अक्रूड इनकम, एक ही बात है। और क्लोजिंग जो इस साल का अक्रूड इनकम का, उसका एंट्री तुम बोला अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो मैं लिखूं बाई अक्रूड इनकम। अरे ये वही जर्नल एंट्रीज को ही लेजर कर रहे हैं, बस क्या है ना, जो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें नाम नहीं लिख के हम लोग बैलेंस सीडीबीडी लिख देते हैं, नहीं तो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा वापस। प्री रिसीव्ड का जर्नल एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम, तो टू प्री रिसीव्ड इनकम। जर्नल याद करके कर लो, बट वो बकवास है, टाइम वेस्ट है। इजी है एसेट लाइबिलिटी बेस से समझना। क्लियर है बात? ये सब लेजर अकाउंट अगर आपके सामने आएगा बना लेंगे। फाउंडेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये लेजर अकाउंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, एनटीओ का तो हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है, तो ये सब के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हां कर लेंगे। बट सेल्स का अकाउंट कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। सेल्स में जो भी है वो डेटर्स के थ्रू रूट होगा, डायरेक्ट सेल्स में ऐसा अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है बात? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर, ये हो गया इनकम कंप्लीट 10। अब ज्यादा नहीं समझाना है, एक्सपेंस तुम लिखना शुरू कर सकते हो मेरे साथ। एक्सपेंस एकदम इनकम का उल्टा, इनकम में क्या हो रहा था रे,
इनफ्लो, एक्सपेंस में क्या होगा? आउटफ्लो। इनकम में एसेट बढ़ रहा था, एक्सपेंस से एसेट कम होगा। इनकम में लाइबिलिटी कम हो रहा था, एक्सपेंस में लाइबिलिटी बढ़ेगा। इनकम में कैपिटल बढ़ रहा था, एक्सपेंस में कैपिटल कम होगा। अदर देन बाई वे ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस, वो अपना पैसा उठा रहा है, बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है। एक्सपेंस इज एकदम उल्टा ऑफ इनकम, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम उल्टा। अब एक्सपेंस भी तीन तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है लॉस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा अच्छा कॉस्ट में समझ पाते हो, कॉस्ट में ज्यादा अच्छा, अकाउंट्स में क्या उतना ज्यादा नहीं करते, बट कॉस्ट में बहुत अच्छे से समझ में आता है। अकाउंट्स के हिसाब से बोलूं तो डायरेक्ट इनकम हो गया जो गुड्स परचेज किया उसका खर्चा, गुड्स को इंटेंडेड यूज तक लाने का खर्चा, ये सब डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस माना जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग का खर्चा, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे माने जाते हैं, है बिजनेस के ही खर्चे, बट वो डायरेक्टली परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर और परचेज ऑफ गुड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, सारा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और लॉस क्या होता है सर? अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स और इन ऑर्डिनरी कोर्स, अगर कोई एसेट कम वैल्यू पे रियलाइज हो या कोई लाइबिलिटी ज्यादा पेमेंट करना पड़े तो वो हमारे लिए लॉस है। जैसे डेटर से 50,000 रियलाइज होना था, वो बोला 40 ही देगा, 10 भूल जाओ, तो 10,000 बैड डेट, ये हो गया लॉस। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है सर? एक्सपेंस करने से उससे हम लोग ना बेनिफिट की कामना करते हैं, आशा करते हैं कि उससे बेनिफिट होगा, बट लॉस से कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक्सपेंस हम लोग करते ही इसीलिए ताकि हमको कुछ बेनिफिट हो, बट लॉस से हम लोग कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट, सर वो बेनिफिट क्या है सर? वो नुकसान हो गया है, बेनिफिट कहां देगा वो? अब तो उस आदमी के साथ सर काम नहीं करेंगे हम लोग। तो जैसा तुमको इनकम में सिखाया, एक्सपेंस एकदम सेम टू सेम है। एक्सपेंस के भी तीन बेसिस होंगे, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। तो जो तुमको वहां पढ़ाया सेम टू सेम एक्सपेंस के लिए भी लागू किया जाएगा। क्लियर है बात? लिखना शुरू करें। नंबर ए, इट रेफर्स टू आउटफ्लोज ऑफ रिसोर्सेस, outflows of resources from the business which results in decrease in assets or increase in liabilities, which ultimately results in decrease in capital, otherwise than by way of drawings, ड्रॉइंग्स करके अगर कैपिटल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो वो खर्चा नहीं है, वो अपना पैसा वापस ले जा रहा है, इससे बिजनेस का कोई खर्चा नहीं हुआ। मैं सिंपल भाषा में ऐसा बोलता हूं, एक्सपेंस वो आउटफ्लो है जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है या कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई आउटफ्लो से लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। लोन का रीपेमेंट करना इज एन आउटफ्लो, यस और नो, बट इट इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेज किया, क्या फिक्स्ड एसेट परचेज करने से आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का? बिल्कुल होगा सर, परचेज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा, बट क्या उससे एसेट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो एसेट का परचेज होना या लाइबिलिटी का रीपेमेंट होना, इन दोनों में आउटफ्लो होता है, बट दीज टू आर नॉट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तभी होगा जब डिक्रीज इन एसेट हो या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो लोन का रीपेमेंट करना इज नेवर एन एक्सपेंस, क्रेडिटर को पेमेंट करना इज नेवर एन, क्रेडिटर से माल खरीदा एक्सपेंस, बट क्रेडिटर को पेमेंट किया, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। क्लियर है बात? नंबर बी, expenses can be classified as follows. Expenses can be classified as follows. Direct expenses, expenses incurred
in relation to purchase of goods or services dealt with in the ordinary course of business. Dealt with in the ordinary course of business. परचेज के साथ ना मैन्युफैक्चर वर्ड भी लिखो ना, मैन्युफैक्चर। नेहा वो ईयर 2 नहीं था, वो दो प्रॉपर्टीज थी, वो ईयर नहीं था, ईयर 1 ईयर 2, वो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 एक ही साल का डिटेल था। डन। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेबर का वेजेस, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। कॉस्ट में इस डायरेक्ट एक्सपेंस को भी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, इसके अंदर भी दो पार्ट बनाते हैं। मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फाउंडेशन में सिखाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी देखा था डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां पे वर्ड एक्सपेंस की जगह हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते थे, होता था प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड्स ऐड करते थे तो आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वही फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही बात है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वो सब बाद में। अब सिखाएगा नवनीत, सिखाएगा तुम लोग को। अब सिखा दिया क्या? मैंने उसको दे दिया, अरे ये सब तू सिखा, मैं सिखा चुका हूं। हाँ यार, जैसे हम उसका छोटा भाई है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चलो। एक्सपेंसेस अदर देन direct expenses, expenses other than direct expenses। एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसमें सब आ जाएंगे जो डायरेक्ट नहीं है। हाँ, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कमाई के बाद प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को बांटना इज नेवर एन एक्सपेंस, वो एप्रोप्रिएशन बोलते हैं उसको। तो वो सेकंड पार्ट होता है कि पहले कमाओ, कमाने के बाद बांटो। बांटना इज नॉट एन एक्सपेंस, वो तो मैंने जो ओनर का पैसा था वो ओनर को पकड़ाया, एक तरीके का ड्राइंग्स हो गया। कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होता है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है ड्राइंग्स। नहीं तो क्या होता, सुनो, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मान लो 1000 शेयर है मेरे पास, रिलायंस प्रॉफिट कमाया, अब हमको शाम का पौवा के लिए पैसा चाहिए, तो मैं मुंबई चले गए, मुंबई में जाके उसके ऑफिस में गए, देखो आज मेरे नाम का 70 रुपया कमाया होगा, 70 रुपया दे दो। फिर कल वापस शाम का पौवा का पैसा चाहिए, वापस रिलायंस के ऑफिस में गए, 70 रुपया। ऐसे ड्राइंग्स करने लग जाएगा शेयर होल्डर तो कंपनी पागल हो जाएगा। कंपनी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग्स। वो कंपनी की इच्छा है कि वो प्रॉफिट कमाए हुआ बांटना चाहती है, कि ये जो कंपनी बांटती है दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू ड्राइंग्स इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जो हम लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं वो होता है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड इज नेवर एन एक्सपेंस, डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन, कमाने के बाद बांटना। क्लियर है बात? तीसरा लॉस, लॉस लिखेंगे, लॉस आर एक्सपेंसेस arising in or other than the ordinary course of business due to decrease in value of asset, due to decrease in value of asset or increase in
वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एग्जाम्पल बैड डेट। बैड डेट नॉर्मल कोर्स की चीज है। हाँ, बिजनेस करोगे, माल बेचोगे तो हो सकता है कुछ लोग पैसा ना दे, ये नॉर्मल कोर्स का चीज है। इसको ऐसा मत बोलना सर ये कुछ अलग टाइप का हो गया हमारे साथ, ये सबके साथ होता है। बिजनेस करेंगे तो ये दिखेगा, आपको देखने मिलेगा ये। लॉस बेनिफिट जनरेट, बट एक्सपेंस हम लोग करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो बेनिफिट जनरेट करके देगा। सो ना, दो वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, एक वर्ड है एक्सपेंस। ये वर्ड का कंफ्यूजन है क्या किसी को? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंडिचर सुन ले, लिखना मत, अब तुम बड़े हो गए, वैसे मैंने बचपन में बताया था, भूल जाते हैं। एक्सपेंडिचर वर्ड को ना, मैं कोई भी आउटफ्लो होगा मैं उसको एक्सपेंडिचर बोलूंगा। इसको ना हम लोग अदर नाम से कॉस्ट भी बुला सकते हैं, कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड इज एक्चुअली एन एक्सपेंडिचर जो आपने किया अपनी पॉकेट से, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, लग गया पॉकेट से। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप का होगा। वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स एक्सपायर हो गया है, आपने मजा ले लिया जिसका, वो बन जाएंगे एक्सपेंसेस। जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक्सपायर हो गया वो क्या बन जाएंगे? एक्सपेंसेस। और जिनका अभी भी बेनिफिट अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, वो बन जाता है एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी तक मिला, फ्यूचर में मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर इज अ ब्रॉडर टर्म विच इनकलकेट्स टू थिंग्स, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जिसको खर्चा किया और जिसका बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा आज किया, बेनिफिट जरूरी है नहीं इस साल मिले, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। उनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे वेदर ऑल एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंसेस, आंसर इज नो। Expenditures can be revenue or capital. The revenue expenditures are expenses. The capital expenditure are treated as assets. है ना क्या बात? ये बच्चों को नॉर्मली कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है। जनरली ये सब सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है, लोग कुछ भी बोलते, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक्सपेंडिचर का बताइए उसका करना क्या है? क्या इस साल में बेनिफिट एक्सपायर हो गया? अगर एक्सपायर हो गया तो एक्सपेंस बोल के पीएल में डाल दो। ये एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये जो है ना, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एक्सपेंडिचर का। जितना बेनिफिट एक्सपायर हो जाए उसको पीएल में एक्सपेंस बोल के चार्ज कर दो, जिसका बेनिफिट अभी भी आना बाकी है वो बैलेंस शीट में एसेट बोल के खड़ा कर दो, नेक्स्ट ईयर उसका बेनिफिट आएगा। क्लियर है क्या बात? डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस वही बता, तीन तरीका, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस बोलता है एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। जब तक पेमेंट ना करो तब तक खर्चा लिखने का दरकार। आयुष से गुड्स खरीदा 50,000 का, पेमेंट एक महीने बाद करेंगे, तो सर जब पेमेंट कीजिएगा तभी खर्चा लिखिएगा, अभी कुछ लिखने का दरकार नहीं है। एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड, जिस पीरियड में कैश पेमेंट होगा उसी पीरियड का खर्चा मानिएगा। ये कौन बोलता है? कैश बेसिस। अक्रूवल, एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, उस पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए इन विच गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड। जब गुड्स और सर्विसेज मिला तभी खर्चा लिख लीजिए, तभी खर्चा लिख लीजिए। एक्चुअल कैश पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल कैश पेमेंट रेलिवेंट नहीं है। आप देखो आपको गुड सर्विस कब मिला, जब गुड सर्विस मिला उसी पीरियड में खर्चा लिख लो। हाइब्रिड बेसिस, एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल। अब देख इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? इनकम कैश एक्सपेंस अक्रूवल दोनों का मिक्स है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? हाइब्रिड।
expense shall be recognized on accrual basis. क्लियर यहां पे? अभी तीनों समझ गया, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड। बता सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव कौन है तीनों में? हाइब्रिड। हाइब्रिड एकदम संत आदमी टाइप का है, नो मोमाया। वो बोलता है इनकम तो तभी लिखेंगे जब पैसा आएगा, बट एक्सपेंस पहले से लिख लो, क्योंकि हम लोग किसी का पैसा मारते। इनकम तब लिखो जब पैसा आएगा, मतलब दूसरों पे नो भरोसा। नो भरोसा, हो सकता है दे ही ना पैसा, तो जब आए तब इनकम लिखना, बट खर्चा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि हम लोग संत आदमी है ना, किसी का पैसा मार नहीं सकते। ये सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया, एक्सेस कंजर्वेटिव। मतलब अपना पैसा आएगा तो भैया शायद ही आएगा, बट देना है तो देना तो पड़ेगा ना। कैश बेसिस दोनों है। इनकम के लिए थोड़ा, इनकम के लिए ज्यादा कंजर्वेटिव है, एक्सपेंस के लिए नॉर्मल है। बोला जब पैसा देंगे तभी सोचेंगे, अभी सोचने का दरकार। अक्रूवल बेसिस कम कंजर, इनकम के लिए कंजर्वेटिव नहीं है, बट खर्चे के लिए कंजर्वेटिव है। बोला लिख लो, देना तो पड़ेगा ही। तो वो लोग इनकम में भी क्या बोला, लिख लो, मिलेगा तो है ही, नहीं देगा कैसे? समझ रहे हैं? वैसा टाइप का एटीट्यूड है, नहीं कैसे देगा। तो इनकम में भी बोला मिल तो जाएगा ही, खर्चे में बोला देना तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया अक्रूवल। इनकम जब कैश मिलेगा तब लिखेंगे, एक्सपेंस जब कैश देंगे तब लिखेंगे, और दोनों वैसा। और हाइब्रिड में एकदम अल्टीमेट कंजर्वेटिव, इनकम जब तक नहीं मिले मत हाथ लगाओ, एक्सपेंस दे दो, देना तो पड़ेगा ही। वो डरपोक टाइप का बच्चा। रियल लाइफ में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? अक्रूवल बेसिस। हाइब्रिड बेसिस प्रोफेशनल ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनके जो खर्चे हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब आर्टिकल का सैलरी नहीं दोगे, क्लर्क का सैलरी नहीं दोगे, तो कैसे काम चलेगा? वो तो देना ही पड़ेगा। बट जो क्लाइंट से पैसा आना है उस पर कोई पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। क्लाइंट से कोई झगड़ा हो जाएगा तो पैसा देगा ही नहीं। तो उनके इनकम में बहुत वो है, क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए वो लोग बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं। इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, बट खर्चा तो देना ही पड़ेगा भैया, गुडविल है, नहीं देंगे तो लोग बाहर जाके बातें बनाएंगे। डन है क्या बात? इसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। हम लोग को फॉलो करना है अक्रूवल बेसिस, ये हम लोग को अच्छे से आना चाहिए। क्लियर एकदम? पॉइंट डी, अकाउंटिंग रूल बता। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है डेबिट कीजिए, एक्सपेंस कोई कारण से कम करना है क्रेडिट कीजिए। कभी भी खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे हमेशा डेबिट करके रिकॉग्नाइज करेंगे। कम करना हुआ कोई कारण से रेक्टिफिकेशन वगैरह करना है, क्रेडिट कर दो। डेबिट का उल्टा इज ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर? लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोल, आउटस्टैंडिंग। सर्विस ले लिए बट पैसा, तो मैं ऐसे बोलूं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अगर सर्विस ले लिया तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? खर्चा दिखाना पड़ेगा। पेमेंट नहीं किए तो ये मेरा लायबिलिटी है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर जाके पेमेंट करेंगे। तो लिखे एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया, मैंने पे नहीं किया। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, ये इस साल का खर्चा है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बोलिए क्या, लायबिलिटी। एंड ऑल्सो अ लायबिलिटी। जर्नल, खर्चा रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा रिकॉर्ड करना है, खर्चा हमेशा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लायबिलिटी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे रिवर्स कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगा? बोल, एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम खत्म कर चुके हैं। अब जब भी पेमेंट होगा एंट्री होगा एक्सपेंस टू कैश। बार बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बीच में लाने का दरकार नहीं है।
डन। ये अकाउंटेंट के इजीनेस के लिए करते हैं, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। अकाउंटेंट के लिए चीज इजी हो जाए, उसको ज्यादा याद ना रखना पड़े, इसीलिए एंट्री पास कर देते हैं। नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड बट सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। पेमेंट कर दिया बट सर्विस नहीं रिसीव हुआ, तो मैं बोल सकता हूं पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो अगर मान ले सर्विस रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या ये मेरा खर्चा है? अक्रूवल बेसिस बोलता है खर्चा तब दिखाओ जब सर्विस मिले। अभी सर्विस मिला है? नहीं मिला है, तो ये खर्चा। सर्विस फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ये मेरे लिए एसेट है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर। इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर, इट इज एन एसेट। और नेक्स्ट ईयर ये क्या खर्चा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। जैसे ही वो सर्विस देगा ये एक्सपेंस बन जाएगा। जर्नल बोल, जर्नल। ईयर एंड पर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। टू कैश नहीं करते हम लोग। कैश जब पे हुआ तब एंट्री एक्सपेंस टू कैश ही किया था। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस कम कर दिया बिकॉज ये खर्चा नहीं है इस साल का, और एक एसेट खड़ा कर दिया। नेक्स्ट ईयर इसी का एंट्री क्या हो जाएगा? एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर ये खर्चा बन जाएगा, इसीलिए देखो एक्सपेंस डेबिट हो गया। नेक्स्ट ईयर ये खर्चा बन जाएगा, ये इस साल का खर्चा नहीं है। ये इस साल का खर्चा नहीं है। जब पेमेंट किया तो एंट्री हुआ एक्सपेंस टू कैश। ईयर एंड पे जाके देखा ये तो इस साल का है ही नहीं, तो एंट्री किया प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस खत्म करके प्रीपेड लिख लिया, और फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे इसी को रिवर्स कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। ये नेक्स्ट ईयर में खर्चा बन जाएगा। खर्चा बन जाएगा इसीलिए देखो एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है। ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। क्लियर है बात? पक्का? एग्जाम्पल कर लीजिए। अकाउंट इस बार आप खुद बनाएंगे सोचकर। प्रीपेड एसेट है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो अकाउंट आपको खुद को बनाना है। मैं एक एक्सपेंस का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए रेंटल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। रेंट पेड बता दिया 5 लाख रुपया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। ओपनिंग प्रीपेड रेंट, लास्ट ईयर का प्रीपेड रेंट 12,000 रुपया। सर एक ही जगह आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों कैसे हो सकता है? अरे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लिया हुआ है, किसी को आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और किसी का प्रीपेड दिया हुआ है। एक ही साथ जनरली आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि उसी को एडवांस भी दिया और उसको देना भी बाकी है। जनरली एक चीज होगा ना, दोनों कैसे होगा? नेक्स्ट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। क्लोजिंग प्रीपेड रेंट 18,000। कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। कितना खर्चा है जो पीएल में जाएगा? पहले लॉजिक से करो फिर अकाउंट बनाओ। हो गया? 5,11,000। 5,11,000 का खर्चा है। प्लस माइनस पास में लिख सोच के चाचा, प्लस माइनस पास में लिखो।
पक्का? बताइए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो ये खर्चा कब का है? लास्ट ईयर का। ये लास्ट ईयर का खर्चा है भैया, लास्ट ईयर की अक्रिय हो गया था, बस पेमेंट नहीं किए थे, लास्ट ईयर का खर्चा है। माइनस ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपे किए थे, एडवांस दिए थे, कब के लिए? इस साल के लिए, ऐड करो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इस साल का खर्चा है, पेमेंट होना बाकी है बस। क्लोजिंग प्रीपेड, फ्यूचर के लिए पेमेंट किया, नेक्स्ट ईयर का। उल्टा कर रहा है रे अभी भी। 489 डन। लेजर अकाउंट, ये सब इजी हो जाता है जब आप बोल के सोच के करते हो, जब बिना आंख बंद करके करेंगे तो हमेशा गलती होगा। रेंट पेड का जर्नल एंट्री बोल। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आंख बंद करके काम कर रहा है। जर्नल एंट्री बोलने में कौन सा टाइम लगता है? रेंट टू कैश, तो टू कैश आएगा, और वैसे भी खर्चा जब आएगा तो उसको डेबिट करते हैं, तो मैंने डेबिट किया उसको। आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग डेट पर, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी बाई बैलेंस बीडी 20,000। ओपनिंग का प्रीपेड, प्रीपेड एसेट टू बैलेंस बीडी 12,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू बैलेंस सीडी और क्लोजिंग प्रीपेड एसेट बाई बैलेंस सीडी। अब जो डिफरेंस है वो मेरा खर्चा इस साल का कहां जाएगा? पीएल में। 4,89,000। 489। लेजर मेक्स इट्स वेरी सिंपल, कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, प्लस माइनस क्या करना है। आप लेजर बनाइए, आंसर आपको सामने दिखेगा। अभी तो मैंने कैश पेमेंट बता दिया था, तो तुमने खर्चा निकाल लिया। अगर मैं किसी क्वेश्चन में खर्चा बता दूं तो क्या पेमेंट निकल सकता है? सर वही बैलेंसिंग फिगर इधर डेबिट साइड में आ जाएगा। लेजर अकाउंट इज ऑलवेज सिंपलर। क्लियर है बात? ये मेरा एक्सपेंस का अकाउंट, चेक कर लो, कोई डाउट है पूछो। वेरी गुड नितिन, सैफ अली खान के भाई कैफ अली खान, आर्यन, मिलन, रूपसा, स्नेहा, वेरी गुड। ये कैफ अपने फाउंडेशन में ही था ना? सैफ भी है ना, एक तो सैफ अली खान भी है। प्राउड, बस करीना को भी बुला लो, डबल प्राउड। अभी तैमूर बहुत छोटा है, उसको मत बुलाना। सारा फैमिली को बोल रहा है वो बोल रहा है सारा फैमिली को बुला लीजिए। नहीं नहीं, वो कहाँ है मुरार का? नहीं आया। वो खाली क्रिकेट का प्लान बनाता है हर संडे को। हर क्या तुम लोग हर संडे को पूछ लेता है आज कोई प्लान है क्या? मतलब काम दम नहीं है तुम लोग के पास। ठीक है, ये भी ठीक है। सुनो, डन। ये यहां पे टोटल डिस्कशन एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस का कंप्लीट। बट सुनना, 10 पॉइंट हुआ है, शगुन नहीं होता, शगुन तो 11 में होता है। आइए 11 लास्ट पॉइंट बेसिक्स का, कुछ नहीं, इंटरकनेक्शन सिखा रहा हूं। लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी बताओ हमने कितने एलिमेंट पढ़े? 5। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। फाइनल अकाउंट्स बचपन का याद करो, ट्रायल बैलेंस में यही 5 एलिमेंट हुआ करते थे। ट्रायल बैलेंस से इनकम एक्सपेंसेस को उठाकर कहां ले जाएंगे? पीएल में। तो ये 2 एलिमेंट हम लोग यहां से उठाएंगे, एंड दीज एलिमेंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द ईयर एंड।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द ईयर एंड, जहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। फाइनल अकाउंट्स हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये डायग्राम मैंने बचपन में भी बनवाया था। बचपन में दो डायग्राम बनवाए थे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से, एक मॉडर्न अप्रोच से। अब ट्रेडिशनल अप्रोच भूल जाओ, बचपन में ठीक था। अब हम लोग हमेशा इसी से काम करेंगे। इनकम एक्सपेंसेस सारा चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दी बिजनेस। ये नेट प्रॉफिट और लॉस, बोलिए, एडेड और डिडक्टेड टू कैपिटल, प्लस और माइनस कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई इंट्रोडक्शन हुआ, कैपिटल से ऐड हो जाएगा। कोई ड्राइंग्स हुआ, कैपिटल से लेस हो जाएगा। एंड ये फाइनली निकल के आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। और इन तीनों को यूज करके, इन तीनों को, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में बताइए क्या दिखेगा? टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये सेम डायग्राम बचपन में भी पढ़ाया था बेसिक्स में। बेसिक्स का लास्ट क्लास इसी पर था। ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का तरीका है जो हम लोग फॉलो करेंगे। चाहे किसी का भी बनाओ ऐसे ही बनेगा। पार्टनरशिप का बनाओ, प्रोप्राइटरशिप का बनाओ, कंपनी का बनाओ, द रूल विल रिमेन। सुनना, कंपनी में ये कैपिटल ना दो पार्ट में बढ़ जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सुनना, मैं एक चीज बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से तुम उसको बहुत इजीली याद रख पाओगे। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस इज नथिंग बट फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट कैपिटल। शेयर कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल, जो पैसा वो लगाया। रिजर्व सरप्लस जो कंपनी ने कमाया, करंट कैपिटल। बस रिजर्व सरप्लस का एक एलिमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो शेयर कैपिटल के साथ हो जाता ना तो मजा आ जाता। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यही होता है। अगर शेयर 10 रुपए का है, हमने उसको इशू किया 15 रुपए पर, तो 5 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट ये तो शेयर होल्डर से आया हुआ ही पैसा है। बट हमारे सेक्शन 52 ने बोला जो भी प्रीमियम आएगा वो आपको अलग से रिजर्व सरप्लस में दिखाना पड़ेगा, वो आप कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। बस अगर उतना फर्क नहीं होता ना, तो शेयर कैपिटल वुड हैव बीन अ फिक्स्ड कैपिटल एंड द रिजर्व्स एंड सरप्लस वुड हैव बीन करंट कैपिटल। पार्टनरशिप में याद है, फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल। जो पार्टनर लगा रखा है वो फिक्स्ड कैपिटल, जो पार्टनरशिप फर्म कमा के उसको देगा वो हो गया करंट कैपिटल। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट करंट कैपिटल, जो बार बार हर साल चेंज होगा। जैसे जैसे हम लोग प्रॉफिट्स वगैरह कमाएंगे, डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो हर साल क्या होते चला जाएगा? चेंज होते चला जाएगा। जैसे हम लोग पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे थे ना, सेम कंपनी में भी काम करना है। मैंने एक चीज फर्स्ट क्लास में बोल दी थी, चाहे कोई भी टाइप का एंटिटी हो, द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन का बेसिक नॉलेज रिमेन्स। what matters is the presentation or the format of preparation of final accounts, वो नया आएगा। otherwise everything will remain। कंपनी के भी पीएल में इनकम एक्सपेंस ही दिखेगा, वहां से प्रॉफिट ही निकलेगा, फिर उससे बैलेंस शीट में कैपिटल में जाएगा, रिजर्व सरप्लस में, और फिर एसेट लायबिलिटी कैपिटल से बैलेंस शीट बनेगा। देयर इज नो चेंज इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, पीएल ऑफ अ कंपनी एंड दैट ऑफ पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, एक्सेप्ट द फॉर्मेट इन विच इट इज प्रिपेयर्ड। लाइबिलिटीज के साथ मैं एक वर्ड और भी लिख सकता हूं, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अब तुम लोग को प्रोविजन वर्ड सिखा दिया, बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दी स्टेक होल्डर्स। तो लाइबिलिटीज के साथ प्रोविजंस भी आ सकता है, वो प्रोविजंस भी आप लिख सकते हो कि प्रोविजंस भी बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। क्लियर है बात? यहां मेरा बेसिक्स का, शगुन का 11 पॉइंट सारा कंप्लीट होता है। बेसिक्स के पूरे 8 क्लास में हमने एकदम शुरू किया था, एक बार सुनना, सिर्फ एक बार पॉइंट्स, टॉपिक्स बोल रहा हूं। पहला पॉइंट शुरू किया था अकाउंटिंग क्या होता है, फिर हम लोग आए थे फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं,
फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात कर रहे थे। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात करने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट जैसे शब्द डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स में आ गए थे, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। लाइबिलिटी के अंदर हमने प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज को भी वहीं पर डिस्कस कर लिया था। और इनकम एक्सपेंस वगैरह सब डिस्कस करने के बाद लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन समझा। जो पहले पढ़ाया वो अकाउंटिंग थी, अकाउंटिंग की इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी का अकाउंटिंग कैसे होगा। अब अकाउंटिंग करने के बाद आपको क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स। अब ये फाइनल अकाउंट सिखा दिया। डन है बात, पक्का। नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर और आपको पहला नोट दिया जाएगा जो हम लोग फर्स्ट क्लास से यूज करेंगे, मतलब क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब जो मेरे को एग्जांपल्स लेना था वो मैंने ले लिया, अब आपको बुकलेट दी जाएगी। जब तक इंस्टीट्यूट का फाइनल नहीं आता मैं बुक नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। आप लेके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा भी वेस्ट कर देंगे। एक बार 2-3-4 दिन में फाइनल अनाउंसमेंट आ जाए, बट मैं फर्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, चालू कर दूंगा। फिर फाइनल अनाउंसमेंट के बाद बुक्स दी जाएगी आपको। अगर बोला ओल्ड सिलेबस तो मेरे पास सारा बुक्स ऑलरेडी है, बोला न्यू सिलेबस तो थोड़ा मॉडिफाई करके देना पड़ेगा। मॉडिफाई में भी चैप्टर्स ऑलरेडी सब बने हुए हैं, खाली उसको एक साथ पंच करके देना है। डन। नया सिलेबस में मजेदार सिलेबस बनाया इंस्टीट्यूट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत इज्जत मिला है, तुमको बहुत सीखने मिलेगा अगर नया सिलेबस आ गया तो। सिर्फ मेरा ही नुकसान है। छोड़ो यार, संत आदमी है, क्या करेंगे पैसे का। चलो, हाँ फाउंडेशन में फीस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अब देखिए फीस बढ़ा कितना पाएंगे। फीस बढ़ाने से तो तुम लोग अपना भाई को बोलेगा अरे यार उस समय तो हम लोग से तो यार 20 लिए थे, 18 लिए थे, तुम लोग से 25 क्यों ले रहे हैं। डन। जिन्होंने होम डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया है उनको बुक घर तक पहुंच जाएगी, टेंशन रखो। डन, बाय बाय।